बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप देख रहे हैं। और ख़वातीन और हज़रात, लाइव प्रोग्रामिंग का फ़ायदा ये होता है, यानी एडवांटेज ये होता है कि जो हालात हाज़रा या जो आपके इर्द गिर्द हो रहा होता है आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। जिस तरह अभी मैं तो जब घर से ऑफिस के लिए आई हूँ, मौसम तो तब ठीक था, अच्छा था। जिस तरह एक होता है वो जो ग्लूमी सा कहते हैं ना, उदास तो नहीं, अल्लाह ना करे मौसम, लेकिन जैसे सूरज नहीं निकला हुआ था। लेकिन ये भी तवक्को नहीं थी कि बारिश होगी। तो अभी मुझे कुछ देर पहले बताया गया कि बारिश हो रही है कि नहीं, रुक गई है, अब हल्की हल्की हो रही है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, बारिश होगी तो स्मॉग में भी कमी आएगी। और साथ ही साथ विंटर वेकेशंस, बच्चों की जो सर्दियों की छुट्टियां हैं उनका भी आगाज़ हो चुका हुआ है। कुछ स्कूल्स में तो अब कल से ऑनवर्ड्स हो चुका है, कुछ में मुझे बताया गया है कि मंडे ऑनवर्ड्स हो रहा है। बहरहाल जी, दिल खोल के अपनों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। हमारे यहाँ ये होता है कि सर्दियों की छुट्टियों के फिर प्लान्स होते हैं कि आपने फ़लाँ जगह पे जाना है। कुछ लोग कहते हैं, बच्चों की फरमाइश होती है कि बर्फ़बारी देखनी है, ज़रूर जाएँ, लेकिन प्लीज़ खुदारा एहतियात करके, क्योंकि ये वो सर्दियों का मौसम होता है कि नॉर्दर्न एरियाज़ में जब आप जाते हैं जहाँ पर अगर बर्फ़ हो रही है तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अच्छा ख़वातीन वज़ात, यहाँ पर ज़रूर ये भी बात करते हुए हमारी कोशिश ये होती है, हम यंगस्टर्स के लिए भी, अपनी भी, मेरी इतनी नॉलेज में इजाफा होता है और मैं ये हमेशा कहती हूँ मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। ये प्रोग्रामिंग के ज़रिए मुख्तलिफ मेहमानों से मिलने के बाद और बाहर भी जितने लोगों से इंटरेक्शन होता है, मैं तो आपको बता चुकी हूँ, मैं तो छोटे बच्चों से बहुत कुछ सीख रही होती हूँ। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताऊँ, वैसे मैंने टॉपिक तो कुछ और ओपनिंग का सोचा हुआ था, मैं ये बताते हुए कि बच्चे आपको कितना फॉलो करते हैं। मेरी बहन का 2 साल का 2.5 साल का बेटा है, वो ये देखता है कि हर रोज़ शाम को जब मेरे वालिद साहब क्लिनिक से आते हैं तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने वालिद साहब को जो चीज़ उनको चाहिए होती है, ज़ाहिर बात है थके हुए आते हैं, उनको कुछ सलाद चाहिए हो तो मैं उनके लिए खुद सलाद बना के रखती हूँ। उनको स्कंजबीन चाहिए होती है, मैं एक ट्रे है वो सजा के लेके जाती हूँ। अब आप देखें कि बच्चे कितने ऑब्जर्वेंट हैं, यानी बच्चे आपको कितना नोट कर रहे होते हैं। अब ये 2-2.5 साल की बेटे की, मैं जोहान बेटे का नाम है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। उसने ये नोट करना शुरू किया कि खाला मेरी रोज़ाना नाना क्लिनिक से आते हैं तो वो ट्रे रखती है, वो सलाद रखती है, वो पानी नाना को देती है, वो नाना से पूछती है आपको कुछ और तो नहीं चाहिए। एक दिन परसों की बात है, मैं लेट हो गई नीचे आने में, तो मेरे वालिद साहब जल्दी क्लिनिक से आ गए। उस 2.5 साल के बच्चे ने अपने वज़न से ज़्यादा भारी ट्रे उठाई, यकीन जाने विदाउट एग्जैजरेशन, वो सर्विस ट्रे उठा के उसने मेरे वालिद के सामने रख के कहा नाना। उसके बाद उसको और कुछ समझ नहीं आई तो उसने खाली प्लेट पकड़ के रखी और फ्रिज में गया, छोटा जो कमरे का रूम फ्रिज होता है, उसमें कोई चीज़ पड़ी हुई थी पैक, उसने वो उठा के यानी एग्जैक्ट वो चीज़ें कॉपी की और उसने कहा कि नाना खा लो। अब आप देखें थोड़ी देर के लिए कि छोटे बच्चे कितना बड़ों को कॉपी करते हैं, बड़ों से इंस्पायर हो रहे होते हैं। एंड वी वर अमेज कि एक 2.5 साल का बच्चा किस तरीके से उसने नोट किया कि खाला ये करती है। कहने का मकसद ये ख़वातीन ज़ात कि सेट एन एग्जाम्पल, बच्चों के लिए एक मिसाल बने, बच्चों की शख्सियत को मुकम्मल करने में, अच्छी आदत को इनकलकेट करने में, जानते बूझते जाने अनजाने में। ये वो चीज़ें हैं जो बच्चों को आप सिखा नहीं रहे होते लेकिन वो सीख रहे होते हैं। तो खुदारा छोटी छोटी चीज़ों पे छोटी छोटी ऐसे काम कीजिए कि बच्चे की शख्सियत पे इसका एक पॉजिटिव असर बन सके और इसी तरह बच्चे फिर बाशऊर शहरी बनते हैं। बहरहाल जी, ओपनिंग कुछ और मेरी थी लेकिन एकदम से जहन में आया, वही मैंने आपको बात कही ना कि जब लाइव प्रोग्रामिंग होती है तो जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं उनको आपके साथ शेयर करने का मौका मिलता है। अच्छा जी, आज हम लाइव कॉल्स लेंगे। 042992000628 हमारा नंबर है। इस जानिब सादिया अरशद मौजूद है, पहले ज़रा उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी प्यारी बात, क्या ही बात आपने सादिया, मैंने ठीक कहा कि नहीं? ट्रू, सो डैम है ना, बहुत बहुत खूबसूरत बात। यू नीड टू सेट एग्जांपल्स। आपको बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी ख़वातीन औज़ात, मेरी राइट जानिब बहुत प्यारी अनम लग रही है एंड शी इज़ लूजिंग वेट विच इज़ अ गुड थिंग। और इन पे पॉजिटिव चेंज भी एक आया हुआ है, तो इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अनम बिल्कुल ठीक। इसका ये मतलब नहीं कि आप पहले प्यारी नहीं थी, अभी भी बहुत प्यारी हसीन हमेशा से। बिल्कुल। अच्छा जी, मुझे बताएं क्या बनने वाला है? जी, आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल, हम चिकन डबल डेकर सैंडविचेस बनाएंगे और साथ में हम चिकन चाउमिन बनाएंगे और ऑरेंज, क्योंकि आपको पता है कि सीजन में आ चुका है तो ऑरेंज मोहितो बनाएंगे आज। मिंट के साथ होगी ड्रिंक, बड़ी ज़बरदस्ती। और आप चाहें तो इसको मतलब
ठंडा जो है अब मैं तो वैसे ही कहूँगी कि थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत आप आइस डाल के जो है एंजॉय कर सकते हैं उसको। बिल्कुल ठीक है, आप बनाना शुरू करें, फिर थोड़ी देर में आपसे हम मुलाकात किचन के सेगमेंट में करेंगे। ख़वातीन नौज़ाद मेरे सामने जो मौजूद हैं, मेहमान शख्सियत मेहमान नहीं है, और तारुफ ओपनिंग में मैंने इन्हीं का जिक्र करना था। ख़वातीन नौज़ाद हम जब बात करते हैं साज़ों के बादशाह की, तो सितार जो है उसको ये जाना जाता है, माना जाता है कि ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स का बादशाह है, यानी साज़ों का बादशाह है। और सितार की अहमियत का आप अंदाज़ा इस तरीके से लगाएं कि सितार जब बजाने वाला जो है जब सितार को बजाता है तो ऐसे सहर में गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि आपको खुद भी इन्वॉल्व होना पड़ता है इस साज़ को बजाने के लिए। मेरे सामने जो मेहमान शख्सियत है वो मेहमान कम आपके अपने इसलिए क्योंकि पूरे बड़े सग़ीर में जब हम बात करते हैं तो उस्ताद रईस खान साहब जो हैं उनका नाम ही काफ़ी है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए, और सितार के हवाले से, सितार बजाने के हवाले से अपनी एक इनफरादी सतह पे पहचान बनाते हुए उनके साहबजादे वालिद का पहले तारुफ कराएं तो फिर कहेंगे कि वालिद की परछाई हमारे सामने मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद फरहान रईस साहब, इनको खुश आमदीद कहते हुए अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ याद करने के लिए, और आप सब खूबसूरत लोगों में बीच में मौजूद हूँ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनाने के लिए, बहुत शुक्रिया, और गुफ्तगू करने के लिए। बिल्कुल। और फरहान भाई, मैं तो भाई इनको कहूँगी ज़रूर, खास साहब भी, आपके वालिद साहब को तो नाम है ही है, लेकिन आपकी वालदा की इनफरादी तौर पे बिल्किस खानम साहिबा, जिनका पिछले साल ही इंतकाल हुआ, हमसे जुदा हुई, उनका तो एक और इनफरादी सतह पे, तो दैट एड्स इवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दोनों तरफ से मैं तो एक म्यूज़िकल उससे ख़ानदान से हूँ, तो मेरी सुबह ही म्यूज़िक से होती है और शाम भी म्यूज़िक से होती है। ऐसा ही ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी वालदा का एक गाना बड़ा मशहूर, अनोखा लाडला, कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में, तो बड़ा काम किया उन्होंने, बड़ा काम किया, और वो सारी चीज़ें देखते हुए आज तक चल रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, वालिद की चीज़ें सुन रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और आखिरी दम तक सीखना। ये बात, ये बस ये बड़े लोगों की निशानी है कि ये नहीं समझना कि आपने सब कुछ सीख लिया। और ये जो साथ आपके साज है, ये सिर्फ साज ही नहीं है, ये रोज़गार का ज़रिया नहीं, बाइसे इज़्ज़त का ज़रिया नहीं, बल्कि इसके साथ एक हिस्ट्री भी है, एक लेगेसी भी है। सितार का तो एक अपना इनफरादी तौर पर जो एक मकाम है, इसके बारे में भी बात करेंगे फरहान भाई से, लेकिन उससे पहले जी आपकी कॉल्स लेते हुए, कौन है जी? उजाला है, कहाँ से? अटक से। अस्सलाम वालेकुम। ओके, आई एम सो सॉरी, डिस्कनेक्ट कॉल होगी। 042992000628 हमारा नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। फी कॉलर 1 हम सवाल लेंगे। अच्छा जी, सादी हैं क्या कर रही हैं वर्किंग? कुछ नहीं, मैं ज़रा देखना चाह रही थी कि आज एक होता है कि जब हम बर्थ चार्ट या जायचा खोलते हैं ना, तो एक दिन का जायचा होता है, आज के दिन में प्लैनेट्स की क्या पोजीशन। अच्छा, दिन का भी कोई होता है? हाँ जी, एवरी डे प्लैनेट्स तो रोटेट करते रहते हैं, और जो मून की पोजीशन होती है उसकी बड़ी अहमियत होती है। ठीक है, क्योंकि मून 2.25 दिन किसी भी घर में रहता है। ठीक है, तो मैं देखना चाहती थी कि आज मून की क्या। ठीक है, आप रेडी हैं? हफ्जा हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल। गोजरा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हफ्जा कैसी हैं आप? कैसा है मौसम आपके शहर का? बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, धूप निकली हुई है। अच्छा, ओके ओके। अच्छा जी, बताओ किसके बारे में पूछना है? अपनी बहन के बारे में पूछना है। ओके, बताएं बहन का नाम। सुमैया दीदी। ओके, सुमैया है। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 6 जून 1999। ओके, 6 जून 1999। क्या सवाल करेंगी? उनकी शादी हुई थी और फिर उनकी डाइवोर्स हो गई है, और बहुत प्रॉब्लम्स हैं उनकी जिंदगी में, साइको पेशेंट भी हैं वो। अच्छा, उनकी शादी हो गई और फिर डिवोर्स हो गई, उसके बाद सॉरी, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो बीमार भी हैं, साइको है वो। अच्छा ओके, वो थोड़ी सी यानी मेंटली डिस्टर्ब हो गई हैं? जी, बहुत ज्यादा। ओके, हम फिर ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे, जाहिर बात है एक ट्रॉमा से वो गुजरी हैं, लेकिन अभी तक उस ट्रॉमा से निकल नहीं पाई, ऐसा ही है? जी। ओके, और ठीक, प्लीज उनके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। ओके ओके, डिटेल से। ओके, डन है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं आपकी बहन के लिए, आपके लिए, थैंक यू सो मच। हम थोड़ा सा ना अल्फाज का चुनाव करते हुए, एक ट्रॉमा से गुजर रही है वो, जाहिर है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी को भी कोई भी ज़िंदगी में किसी भी मामले में वो इफ़ेक्ट हुआ हो तो जाहिर है वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। और उसके लिए देखिए, मेरा एक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी हम जिंदगी में किसी भी मामले में डिस्टर्ब हों तो उसके लिए बीइंग एन NLP ट्रेनर, अब NLP क्या होता है मैं थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ तो इट्स न्यूरो
न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, या मैं NLP को बहुत प्रमोट कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लोगों को यहाँ पे NLP का पता ही नहीं है। ये साइकोलॉजी से ज़्यादा वास्ट एक नॉलेज है। आप अपने आप को, इसको कहते हैं थेरेपी है, इट्स अ काइंड ऑफ थेरेपी। तो कभी भी कोई किसी भी टाइम पे, आपको पता है कि हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए ना, हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हैं। बिल्कुल, हम किसी न किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। इट डजंट मीन कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो रादर देन कि हम मेडिसिन पे जाएं, मेडिटेशन पे आएं। सही। तो मेडिटेशन के बहुत से तरीके होते हैं, उसके लिए बराहे करम आप पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे बहुत सी वीडियोस भी शेयर की, इसको हम डिटेल में भी डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन अभी इस बच्ची का जो प्रॉब्लम है ना, उसकी मैं खास वजह बताने लगी। जिसका कोई भी प्लैनेट 12वें घर में होता है ना, वो बच्चा बहुत जल्द किसी भी ट्रॉमे को ले लेता है और उस ट्रॉमे से निकल नहीं पाता है। इस बच्ची का भी यही प्रॉब्लम है। और मैं समझती हूँ कि अगर ये थोड़ा सा भी इस चीज़ से क्या कहते हैं सेशंस लेगी या चीज़ें करेगी या कोई भी रेमेडी लेगी तो शी विल बी फाइन। अच्छा, यानी आप ये कह रही हैं अदरवाइज सितारों के हिसाब से ये कब तक निकल सकती हैं ट्रॉमा में? अभी इसको 1 साल से 1.5 साल लगेगा। साल से 1.5। उसकी वजह ये है कि मून एक्वेरियस का, मैं पता क्यों चीज़ें बताती हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा कह लेने दीजिए, क्योंकि लोग समझते हैं कि अभी जिस हिसाब से मैं थोड़े शो से पहले भी बात करी थी, वो होता ना कि माँ का नाम और ये वो, मैं इन चीज़ों पर नहीं आना चाह रही। लेकिन देखिए जायचा बहुत कुछ बताता है। ये बच्ची 1.5 साल पहले सारस्वती में गई है। ओके, ठीक है। सारस्वती में जाए इंसान तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज आते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 2020 से ट्रबल में। ओके, ये तो फिर ये बेहतर बता सकती है, लेकिन 1.5 साल तक आप कह रही हैं, वरना काउंसलिंग सेशंस लें। बिल्कुल ठीक जी। कौन है हमारे साथ मौजूद? जी रिफत जी हैं। रिफत जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। मंडी बहाउद्दीन से बात कर रही हैं? हाँ जी, वो मैंने अपना पूछना था। नाम मेरा रिफत है। ठीक है। 14 तारीख जी, 14 तारीख 6वां महीना 1988। 1988? हाँ जी। 86 बना? 88। 14 तारीख 6वां महीना 1988। ठीक है जी, सवाल बताइए। हाँ जी, मैंने अपना पूछना था, यानी ये शादी चलेगी या आगे क्या होगा, क्या वही मसले चल रहे हैं। यानी शादी हो चुकी है, आप ये कह रही हैं? हाँ जी, शादी हो चुकी है, डिवोर्स वगैरह का मसला बनाना है, तो आगे क्या होगा, क्या मसले चल रहे हैं। ओके सादी, आपने समझ आ गई? जी मुझे। थैंक यू सो मच जी, लाइव जवाब सुनिएगा जी। अच्छा देखिए मेरी बहन, शादी में ऐसा है कि आपका ना हमेशा हर कुछ अरसे के बाद एक बहुत तूफान, आंधी तूफान सा उठेगा, लेकिन इसको हम कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ आपको किसी ना किसी सूरत में घर वालों की तरफ से प्रेशर मिलता रहेगा कि कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो कहीं ना कहीं इसी चक्कर में, इसी चीज़ में आप रहेंगी। बड़ा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सा जवाब दे रही हूँ, तो आपको हमेशा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ और इस सिचुएशन में रहना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको सिर्फ इतना एक गाइड कर सकती हूँ कि एक तो होता है कि हम नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, ये सब चीज़ें तो ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर हो सके तो हर नमाज के बाद अगर आप इसको हम कहते हैं अलहम्द शरीफ, यानी कि सूरह फातिहा की तस्बीह करें। ठीक है, म्यूजिक बंद कीजिएगा। सूरह फातिहा की तस्बीह करें। मैंने इसके साथ मौजज़े होते हुए देखे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप कीजिए दुआ फातिहा की। जब सूरह फातिहा की आप तस्बीह कर रहे हो ना, तो आप साथ साथ उसको करें, आप अपने अंदर इस चीज़ का ना रुझान अल्लाह के साथ रखना होता है कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी कनेक्ट, आपने कनेक्शन बनाना होता है। और मैं इसीलिए अक्सर बताती हूँ कि जब हम वज़ाइफ करते हैं ना, तो अक्सर लोग बहुत इसको बेदहानी में लेते हैं, ठीक है, कि बस कर लिया, कोई मसला नहीं, लेकिन आपने प्रॉपरली करना है, प्रॉपर कनेक्टिविटी अल्लाह के साथ रखनी होती है, वजू का ख्याल रखना होता है, जगह पाक साफ रखनी होती है, इन सब चीज़ों का। तो अगर हम मुसल्ले पे करें, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, तो यकीन जानिए कि मौजे होते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही जी। शहनाज हैं कहाँ से? इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम शहनाज, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं आ रही हूँ आपके शहर 3-4 दिन में। अच्छा आए जरूर, क्यों नहीं, वेलकम। थैंक यू सो मच। अच्छा जी बताइए, क्या आपने किसके बारे में? जी मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है, मोहम्मद मुस्तनीर नाम है। ठीक है, मोहम्मद सॉरी मुस्तनीर। ओके ठीक है जी। और डेट ऑफ उनका 10 मई ठीक है 2003। 2003 ठीक है जी। क्या पूछना है? उनका यही पूछना है, वो परेशान है, काम उसको नहीं मिल रहा और बैठ के कह रहे हैं बैठ जाना है, वो उसके लिए अच्छा है या नहीं।
ओके, और काम कैसे किया? ओके, जॉब के बारे में पूछना है, बाहर जाना चाहते हैं आप? ओके, डन है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, इसका है बहुत अच्छा जायचा है, बहुत अच्छा जायचा है, बिल्कुल बाहर जा सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, इसको थोड़ा सा बच्चा, जैसे मैंने कहा ना, बहुत अच्छा है, बाहर चला भी जाएगा, मुझे कोई इशू नज़र नहीं आता है। बहुत थोड़ा सा देर सवेर हो सकती है, लाइक जिस तरह 2025 का एंड हो सकता है, 26 का शुरू हो सकता है, इस टाइम पीरियड में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ साहब, आप कौन से मंथ में पैदा हुए हैं? मैं जनवरी 5th। ओह अच्छा, ये तो कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न है ना? हाँ जी बिल्कुल कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, इसलिए मेरी तरह ही हुए। हाँ, लेकिन आप इनकी एनर्जी देखिए, मैं एनर्जीज पे बहुत बिलीव करती हूँ। आप इनकी एनर्जीज देखिए, वेरी काम, ट्रू, वेरी सेटल। तो ये सैटर्न की एनर्जी। अच्छा, पैनल से वाज़ेह आप तो नहीं है ऐसे। हाँ, क्योंकि आप फॉल कर रही हैं कहीं ना कहीं, मैं चलिए बताती, आप कहीं ना कहीं सेजिटेरियस में कहीं ना कहीं फॉल कर जाती हैं। डेट्स पे बहुत फर्क पड़ता है, नंबर्स होते हैं ना, ठीक है, नंबर्स मैटर्स अ लॉट। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इनकी एनर्जीज है वेरी काम, वेरी सेटल, बहुत आराम से, नफासत से, और इस टाइप की। बिल्कुल सही, और कूल एंड काम है, हर चीज सोच समझ के, और तहम्मुल। मुझे लगता है इसमें फिर इनकी तरबियत और ट्रेनिंग भी, उस पर भी हमने बात करनी। पहले हानिया है जी, कहाँ से? इस्लामाबाद से। खासा भी ये कॉल्स लेना बड़ी जरूरी है, वरना जो है ना जी। अस्सलाम वालेकुम हानिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बोलती जाए, आवाज मुझे दूर से तो आ रही है। वालेकुम अस्सलाम जी। हानिया, क्या पूछेंगी, किसके बारे में? 8 अक्टूबर। 23 ओके। 8 अक्टूबर 2005। 2005 किसके बारे में पूछना है? मेरी सिस्टर है छोटी, उनके बारे में। ओके, बहन का नाम बताइए। जुनैरा। ये सोचा जा रहा है, नाम जो है ना सही बताना पड़ेगा। सही है। नाम दोबारा बताएं, आपकी ना बहुत दूर से आवाज आ रही है। जुनैरा। जुनैरा, चले जी, थैंक यू। पूछना क्या है? सवाल क्या है? एजुकेशन के बारे में पूछना है, और उनके फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत पूछना है। ठीक है, मुझे कुछ परेशान सी आप लग रही हैं, कुछ पूछना कुछ और जा रही हैं। शादी का पूछना है। अच्छा जी, सारा बताते हैं, डोंट वरी, थैंक यू सो मच। चलो जी। देखिए, जब जायचा खुलता है ना, मैंने अभी आपसे ये कहा था कि जब जायचा खुलता है तो मुझे पता होता है कि फॉरेन क्वेश्चन क्या होगा। अच्छा ओके, ये भी अच्छा, ओके, दैट्स ठीक है। और जो इसलिए दिन का जायचा पहले इसलिए खोला जाता है कि मुझे पता होता है कि आज मोस्टली क्वेश्चंस क्या आएंगे और किस तरफ से आएंगे, फीमेल्स के होंगे कि मेल्स के होंगे। ओके, आप ये देखिए कि आज मोस्टली हमें फीमेल्स के क्वेश्चन, पिछली दफा मेल्स के क्वेश्चन, पिछली दफा मेल्स, तो वो मून पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है, पता होता है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है, इनका जो क्वेश्चन होगा वो डेफिनेटली मुझे लगता है बच्ची शायद अपने बारे में पूछ रही थी। तो ये है कि बेटा, आपकी जो शादी से रिलेटेड, बल्कि आप इस वक्त किसी डिस्टर्ब रिलेशन में चल रहे हो, ठीक है, कोई डिस्टर्ब रिलेशन है इनकी लाइफ में जो कि वर्कआउट नहीं करेगा। ठीक है, वर्कआउट नहीं करने वाला है वो, सो लेट इट बी, जाने दो, अपनी एजुकेशन पे जोर दो, जो कि आपका इतना ध्यान और वो नहीं है, आपकी तवज्जो इतनी नहीं है लाइफ में। आपके ब्रेक के बाद पढ़ना बिल्कुल आएगा, आप चाहो या ना चाहो, पढ़ना आपने लेट एजेस में है। ओके, ठीक है, इनिशियली आपको कोई दिलचस्पी नहीं है अपनी पढ़ाई में, एजुकेशन में। शादी बेटा जी सोच समझ के करना, कंपैटिबिलिटी चेक करा के करना, क्योंकि शादी, मंगनी, रिश्ता कोई भी होके टूट सकता है, अल्लाह ना करे। लेकिन आपने मेक श्योर करना होता है कि एक ही वक्त में, जिस तरह मैं बार बार कहती हूँ कि 2 लोगों के जायचे, बर्थ चार्ट्स देखे जाते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। और आपको हमेशा ना अपनी एज से मेच्योर लोग पसंद आते हैं, जो कि आपके लिए एक ट्रबल का बाइस है। हाँ जी, वो इसलिए क्योंकि इनको समझ नहीं आती है। लाइक कभी कभी लोग होते हैं ना, वो बताते नहीं है हम कौन है, ठीक है, वो पता नहीं चलता, इनको मैरिड निकल आए, वो कुछ और निकल आए। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली रेड फ्लैग फॉर हर। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, ईमान फातिमा है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। जी ईमान, किसके बारे में पूछना है? मुझे अपने भाई की जॉब के बारे में और अपने बारे में पूछना था। ओहो, एक कॉल पे 2 सवाल। अच्छा जी, चलो जी बताओ, कुछ नहीं होता। अच्छा हाँ, ठीक है, हो गया डन। खान साहब ने भी कहा बिल्कुल करना है। अच्छा जी बताओ अपने बारे में, पहले डेट ऑफ बर्थ बताओ। 23 नवंबर 2005। क्या पूछना है अपने बारे में? फ्यूचर के बारे में पूछना है, अपनी एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन, अच्छा जी। अब मुझे भाई का बताओ डिटेल्स।
भाई की डेट ऑफ बर्थ है 16 जुलाई। 3 जुलाई। 16 जुलाई। ओके ओके, अच्छा डांटने की क्या जरूरत। 16 जुलाई। सॉरी। ओके 2002। ओके जी 2002। भाई का नाम? फैजान गफूर। सॉरी? फैजान गफूर। ओके अच्छा, फैजान। उनके फैजान, सवाल आप अच्छा जी, दोबारा क्या उनकी सवाल जॉब है? के बारे में, उनकी जॉब के बारे में। ठीक है जी। बाहर भेजना चाहते हैं। ठीक है, डन है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैं आपके चूंकि लास्ट कॉलर है तो मैं इसलिए दोनों को। अच्छा जी, इनका है एजुकेशन के बारे में, पहले इनका बता दें, अच्छा ठीक है, फिर भाई की मैं डिटेल्स बताती। ठीक है जी। बेटा आपका जो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो एजुकेशन बेटा आप जितनी चाहो ना आप ले सकते हो, बट ड्यू टू सर्कमस्टांसेस या किसी ऐसी चीज की वजह से इट सीम्स लाइक आपकी अर्ली मैरिज है। ठीक है, ओके। हाँ, दो शी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्ची इंटेलिजेंट है, लेकिन अगले 2.5 से 3 साल में इस बच्ची की शादी आ जाएगी। ठीक है, मुझे लगता है पूछना इसने यही था। अच्छा जी, अब भाई के बारे में बताओ। ठीक है, अच्छा जी, भाई के बारे में ये है, वो बाहर जाना चाहते हैं, जो कि मुझे ऐसा सूरत हाल नजर नहीं आती। प्लानिंग बहुत दफ़ा होगी, बड़ी दफ़ा वो होता ना कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, एफर्ट हो रही है, बट ऐसा मुझे लगता नहीं है। हाँ, एक मैं इनको सजेशन दे सकती हूँ, अगर ये कोई काम ऐसा करें, कोई ट्रेडिंग कर लें, कोई ऐसी फर्म बना लें, कोई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी में कोई जॉब करना चाहें, तो जो कि इस बच्चे की एजुकेशन ही इसके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। ये पढ़ना नहीं चाहता, वो बच्ची पढ़ना चाहती है। ओके, दो ऑपोजिट हैं ये। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। इसी के साथ आपका शुक्रिया भी अदा करते हुए थैंक यू सो मच। फरहान भाई को कुछ कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि बीइंग अ कैप्रिकॉर्न, आप और जो थोड़ा सा पास से दो लाइनें कि आपके लिए पिछले जो 2.5 years थे, उसमें कुछ आपको स्ट्रगल, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ चीज़ों का आपने वालदा के हवाले से, बिल्कुल ठीक है, और अभी इसी जो पिछले 4 months से आपने कुछ चीज़ों को प्लान किया है, प्रॉपरली प्लान किया है, और उसको आप एग्जीक्यूट अब फाइनली करने लगे हैं, और ये कुछ नवंबर में आपने कुछ किया भी होगा, और आगे जाके आप अप्रैल तक बहुत सी चीज़ों को आपके माइंड में है कि मैंने कर जाना है। अच्छा, कहीं आप शादी का तो नहीं कह रही? आपने खुद ही हिंट करा दी, इसका मतलब है कि फिर ये शादी वाला कुछ रहा ही नहीं गया अब। इसके अलावा अब बाकी मैं कुछ चीजें हैं जिसको मैं चाहती तो सबके सामने आ लेकिन ऑफ एयर, और बाकी घरेलू गुफ्तगू ब्रेक में हम करेंगे। ऐसी घरेलू गुफ्तगू हम ऑन एयर नहीं करेंगे। ख़वातीन और साथ सादी अरशद साहिबा का शुक्रिया अदा करते हुए, सादिया थैंक यू सो मच। खान साहब आप मौजूद हैं, तो पहले क्या पेश करेंगे? पहले मैं आपको कुछ दुरूद सुनाना चाहूँगा अपने सितार पे। जी
जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। इतने मज़े की खुशबू किचन के सेगमेंट से आ रही है, किचन के सेगमेंट से नहीं, सॉरी, किचन काउंटर के पास से आ रही है कि एकदम से ना मैं ज़रा खोस ही गई। अच्छी स्मेल आए ना किचन वाली जगह से तो यू आप अट्रैक्ट होते हो उस तरफ। अच्छा जी, एनीवेज कमिंग बैक टू द लाइव प्रोग्रामिंग, ब्रेक के बाद ज्वाइन हमें किया है जी डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा ने। इनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जिंदा? अल्लाह का शुक्र, आप एज फ्रेश एज यूजुअल। रियली थैंक यू सो मच। खुशबू आ रही है ना? हाँ हाँ आ रही है। नाजरीन ये सही कह रही हैं, हमारी नासों में माशाल्लाह जो बेस्ट खुशबू है वो इस वक्त खाने की आ रही है और हम बड़ी मुश्किल से अपना फोकस करते हैं। हम आपका खाना खाने आ रहे हैं जी, प्लीज आ जाए। उन्होंने ज्यादा जवाब और लिफ्ट भी नहीं हमें कराई। अच्छा जी, उस्ताद फरहान रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब ने ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़े खूबसूरत जिस अंदाज से अकीदत और एहतराम के साथ जो पेश किया, मैं कहती हूँ आप साथ मुझे तो सितार बहुत पसंद है। मैंने बता रही थी कि मैंने सीखी भी थोड़ी बहुत बिल्कुल सितार बजानी। खान साहब मैं आपसे ये जरूर बात करते हुए, और ये बड़ा जरूरी है क्योंकि फिर आपके वालिद साहब का भी एक नाम और आपकी वालदा का बिल्किस खानम साहिबा तो शी इज अ लेजेंड माशाल्लाह। पीटीवी के साथ तो आपका ताल्लुक तो फिर बचपन से होगा? जी मेरा ताल्लुक बचपन से ही है कि क्योंकि जब वालिद और वालदैन मेरे आते थे तो उसी दौर में ही, उस दौर में लोगों ने ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं किया था अपने बच्चों को, तो मैं सबसे पहला था मेरे ख्याल से। अच्छा। कि मैंने अब शुरू भी 6 साल की उम्र से किया था। ठीक है। और करते 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 आज आपके सामने। बिल्कुल सही। तो 6 साल की उम्र में लाहौर सेंटर से खास साहब आगाज हुआ था? नहीं, पीटीवी से तो मेरा आगाज़ आई थिंक शायद 9-10 साल की उम्र से हो गया था। ठीक है। क्योंकि 9 साल का जब मैं हुआ तो फिर मैंने दुनिया के एक ज़बरदस्त तबला प्लेयर जिसका दुनिया ने नाम सुना है, उस्ताद जाकिर हुसैन के साथ मेरी ओपनिंग थी। 9 साल की उम्र। बिल्कुल सही। खान साहब कितना आसान है, कितना, कोई भी काम आसान नहीं होता। और फिर हम जब आपने खुद ही जवाब दे दिया लेकिन फिर हम जब साजों के बादशाह की बात करते हैं सितार, हाँ तो इसकी एक अपनी साइकी है, इसकी साइकोलॉजी को भी तो समझना है ना, हर एक एक धुन को समझते हुए एग्जीक्यूट करना। थोड़ा सा बताइएगा इस बारे में। इसकी थ्योरी को समझना, इसको समझना। और देखें, रियाजत हमने बहुत की है, प्रैक्टिस बहुत की है, 8-8 घंटे 9-9 घंटे एक वक्त में हमने किया है। और मज़े की बात है, मेरे वालिद का रिकॉर्ड भी 18 आवर्स नॉन स्टॉप ब्रेक किया था बॉम्बे में। आदमी सीखता ज़रूर है, मेहनत है इसमें, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेहनत के बगैर नहीं है। ट्रू। पर उसमें खुदा शामिल हो तो बात ही अलग हो जाती है। रूह के अंदर अगर मेरे अंदर एक ये चीज़ आ जाए जो मैं ये चाहता हूँ, यहाँ से मैं सुर खींचूँ और आप लोगों का दिल खींच लूँ, वाह, तो उससे बड़ी बात क्या है मेरे लिए। बिल्कुल ऐसा ही। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग खान साहब, सितार को तो साथ साथ ट्यून भी करना पड़ता है। जिस तरह मैं अभी ऑब्जर्व भी कर रही थी, आपने अभी जो पहले प्ले किया तो उसको भी साथ साथ ट्यून करना, यानी इतना आपको अलर्ट और कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसको बजाना होता है। जी बिल्कुल। कुछ रागाज ऐसे होते हैं जिनको ट्यून करना पड़ता है, कुछ लोगों कुछ चीज़ें जो हैं फिर फ्रेड्स आगे पीछे करनी पड़ती हैं क्योंकि गिटार का सिस्टम अलग है, बिल्कुल, सितार का ज़रा सिलसिला थोड़ा अलग है। कुछ रेजोनेंस की इसकी नीचे जो वायर्स होती हैं 11 वायर्स, उसको उसके मुताबिक ट्यून करना पड़ता है। वो डी ट्यून होता है, उसको ट्यून करना पड़ता है, फिर जाके आप लोग खुश होते हैं। बिल्कुल सही। कमाल जी। मैंने अभी खान साहब को फरमाइश की है, मैंने कहा अब जो दूसरा आप प्ले करेंगे आपकी अपनी मर्जी और ऑडियंस और आप जाने, लेकिन ये कि थोड़ा हम जरा अब दौरानिया लंबा रखेंगे ताकि हम ज्यादा महसूस हो सके। अच्छा जी, ये डील डन है हमारी? बिल्कुल डन है, पर इससे ज्यादा मत जाइएगा। अच्छा जी, ख़वातीन ज़ात, डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद है। रोज़ाना की बुनियाद पे, यानी हर हफ्ते की बुनियाद पे हमारी कोशिश होती है एक नया टॉपिक, एक ऐसा मौजूद जिससे मैं और आप हम सब कुछ ना कुछ सीख सकें, जान सकें। डॉक्टर साहब बनाओ एक ऐसा टॉपिक जिसको हम बहुत अरसे से सोच रहे थे, इस हवाले से हम बात करें। ख़वातीन जो हमल से गुजर रही होती है, फर्स्ट 3 मंथ्स, जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, और उसमें बच्चा जो है वो डेवलप हो रहा होता है, ऑब्वियसली एवरीथिंग इज गोइंग ऑन विद द फ्लो, उसमें डाइट के इंटेक का कितना अमल दखल है, थोड़ा सा बात करते हुए। बिल्कुल। इससे पहले कि मैं ये बात करूं, मैं ये भी एक सितार के बारे में कहना चाहती हूँ कि इससे ना जो उंगली होती है ना, उंगलियां, इनके ऊपर लिटरली तारों के निशान पड़ जाते हैं। एक हाथ में तो आपके मिज़राब होती है, लेकिन देखें उनकी वो ये लिटरली कई दफ़ा काट देती है। ऐसा ही तो इट इज़ ब्यूटीफुल
साज जिसको कहते हैं, माशाल्लाह बजाने और इनके वालिद साहब का, खास साहब का जो रिकॉर्ड है वो उंगलियों से खून निकलना शुरू हो गया, ब्लीडिंग हो रहा था उनको, तो उन्होंने 18 आवर्स नॉन स्टॉप बॉम्बे में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। ओह माय गॉड, नॉन स्टॉप 18 घंटे नॉन स्टॉप। कमाल कमाल जी, ये डेडिकेशन ये वैसा डूब के ही हो सकता है ट्रू, आई एग्री, इफ यू आर नॉट पैशन के बगैर। आई एग्री। अच्छा जी, प्रेगनेंसी पे जब हम आते हैं तो उमूमन पीपल थिंक दैट इट्स समथिंग आउट ऑफ द ब्लू और उसमें बहुत ज़्यादा जो है एफर्ट लगानी है और बहुत सारा कुछ, नॉट अ डिजीज, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। एक यू आर बिकमिंग द, इट्स लाइक आपके ज़िंदगी में एक नया माइलस्टोन ऐड होने जा रहा है, जिसकी आपको एक्चुअली तो प्रेगनेंसी से पहले ही तैयारी करनी चाहिए, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी से पहले नहीं तैयारी कर सके तो उसके बाद जो है आपको ख्याल रखना है कि जो फीटस है, जो नया डेवलपमेंट है, उसको आपने किस तरीके से हैंडल करना है। अच्छा, अब द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ द वन जिसमें बच्चा इस वक्त वेट गेन नहीं कर रहा होता और आपको इतने ज़्यादा खाने पीने की भी ज़रूरत नहीं होती, जो कहते हैं ईटिंग फॉर टू, वो कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आप सिर्फ अपनी निगहदाश्त के ऊपर जो है सोचें, क्योंकि वही जो है बच्चा उसी से अपनी न्यूट्रिशन ले लेगा। क्योंकि ये भी कहते हैं कि हम जज्बाती होकर खा लेते हैं ज़्यादा खाना कि बच्चे को, लेकिन जो बच्चे को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उसको मिल जाएंगे, एज मच एज द चाइल्ड he or she will get। ठीक है। सो पहली बात तो ये है। दूसरा ये कि अक्सर लोग बड़े कॉशन ज़्यादा हो जाते हैं कि नहीं अब आराम से बैठ जाना है, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। प्लीज़ अपना वर्कआउट ज़रूर रखिए, थ्रू आउट प्रेगनेंसी रख सकते हैं तो रखें, बिकॉज दैट्स ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन चाइल्ड बर्थ। बिल्कुल ठीक है। एक्टिविटी इज़ ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। आपको पता है चाइना में तो खवातीन जाके बच्चा पैदा करके आके साइकिल पे वापस आ जाती है बच्चा घर लेके। So हमारे यहाँ भी बड़े बुजुर्ग खवातीन गांव देहात की, मैं कहती हूँ एक सलूट सलाम पेश करते हैं। खेती बाड़ी में भी, खेतों में भी जा रही हैं, घर के काम भी कर रही हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब आई मीन हैट्स ऑफ टू देम जिस उम्दगी के साथ हार्ड वर्क। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और चीज होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, कई लोगों को हाइपरेमेसिस होता है जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा वॉमिटिंग का होना, और उस टाइम पे टू ईट समथिंग कि हम कहें कि जी ये भी खाओ तो ये भी खाओ, बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो हम थोड़ा सा उसका डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग या नोजिया होता है तो आप सुबह उठते ही ना खाएं और पानी, गर्म पानी या कोसे पानी का इस्तेमाल करें ताकि जो एसिड अंदर जमा हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाए, और सिपिंग करें। किसी भी टाइम पे अपने सिस्टम को ओवरलोड ना करें। अगर उल्टियाँ ज़्यादा आती हैं तो हमें ओरल डिहाइड्रेशन, वो जो नमकियात वाला पानी है वो ज़रूर पीते रहना चाहिए, क्योंकि शुगर, वो ग्लूकोज की कमी या नमकियात की कमी जिसमें सोडियम पोटेशियम वगैरह है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हमारे कल्चर में जो है इमली का पानी दिया जाता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड, आपके लिवर के लिए भी अच्छा है। आप इमली का पानी ले सकते हैं। इसके अलावा जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जूसेस में वाटरमेलन के साथ चिया सीड्स दे दें अगर, तो एक वो जूस होता है। इसके अलावा आमले को और जो होता है घिया, इसको इसके अंदर बहुत सारा पानी डाल के इसको घुमा दें और इसका जूस जो है ये बहुत अच्छा होता है कि आप उसको, ये आपको ठंडक भी देता है, आपकी बॉडी की हिद्दत को भी कम करता है। और आमले के अंदर आपको पता है गूसबेरी के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच आर वेरी गुड, क्योंकि हमारा इस वक्त ये टारगेट होना चाहिए कि हम छोटी सी मील के अंदर इतना समोके दे दें कि वो सारा जो है पूरा हो जाए, बजाय इसके कि हम इतनी सारी खाना रख के और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी ना हो तो फायदा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, इमली में तो विटामिन सी भी बहुत होता है। बिल्कुल, और मैं ये इसी तरफ ही आ रही थी कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमें बहुत रिक्वायर्ड है, तो उसमें सिट्रस जो फूड्स होते हैं या विटामिन सी, उसका अमल दखल बहुत होता है। सो इसलिए कहते हैं कि कौन सा फल अच्छा है, तो सिट्रस फ्रूट, अगर आप एलर्जिक नहीं है तो सिट्रस फ्रूट ज़्यादा, यानी माल्टे मौसमियाँ वगैरह, माल्टे मौसमियाँ खाएं भी, उसका जूस भी लें। कम से कम 3 हेल्पिंग्स ऑफ फ्रूट्स होनी चाहिए दिन में, और 3 ही हेल्पिंग्स ऑफ वेजिटेबल्स होनी चाहिए कम से कम। बिल्कुल, ये लाजमी आप अपने जहन में रखें। और इसमें सैलड्स भी आ जाते हैं इसमें। अच्छा, अब सैलड्स का ये है कि बहुत सी खवातीन जो बाहर से सैलड्स ना मंगवाएं, आई वुड से अपने घर में बनाएं। जो चीज़ हाइजीन के साथ बना सकते हैं, क्योंकि ये वो टाइम है जब आप रिस्क नहीं ले सकते कि आप कोई एंटीबायोटिक या ऐसी कोई दवाई खाएं जो कि बच्चे के आगे फॉर्मेशन, क्योंकि इस वक्त सारी वो जो है उसके जाइगोट की फॉर्मेशन टुवर्ड्स द फीटस चल रही है और ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है। बिल्कुल, तो वो सारा यू डोंट नीड एनी केमिकल्स एट दिस टाइम। डॉक्टर साहब, जो मैं सॉरी बात काटते हुए आपकी, बिकॉज एकदम से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो फॉलिक एसिड और ये तमाम आयरन की भी गोलियां कहा जा रही होता है कि भाई ये आप लेना शुरू करें ना, कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी होता है कि भूल गए, अच्छा नहीं, 1 दिन 2 दिन, यू नो, यू टेक इट ईजी,
कुछ ऐसी खवातीन नहीं, इसमें टेक इट इजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तो आपको हाइपरएमेसिस है यानी कि उल्टियाँ बहुत आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप नीचे बिल्कुल अंदर खाना नहीं रख पा रहे हैं, तो उसमें फिर आपको सप्लीमेंटल थेरेपी यानी कि आयरन और फॉलिक एसिड तो बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि न्यूरल ट्यूब बन रही होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उसमें आयरन और फॉलिक एसिड तो डॉक्टर आपको जाते ही दे देंगे। इसके कई लोग थोड़े से सुस्त भी हो जाते हैं कि अच्छा पहले बच्चे हो चुके हैं तो महीने 2 महीने बाद जाएंगे। जी नहीं, जब आपका प्रेगनेंसी का पता चले उससे पहले ही जाके एक अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ ज़रूर करें, बिकॉज वो ब्लड टेस्ट रन करके देख लेंगे कि आपको किन किन चीज़ों की कमी है। इसके अलावा केला, ग्रेप्स बहुत अच्छे होते हैं, ग्रेप्स के अंदर भी बहुत सारी ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बच्चे की डेवलपमेंट, इनफैक्ट मैं लिख के लाई थी, मैंने कहा कि मैं आपको फर्स्ट मंथ का बताऊं। फर्स्ट मंथ पे एग्स का इस्तेमाल होना चाहिए, ब्रोकली का होना चाहिए, छल्ली वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये केला ले सकते हैं और दालें लें। दालें जब लें तो दालों के साथ चावल या थोड़ा सा टोस्ट या रोटी जरूर शामिल करें, क्योंकि दाल इटसेल्फ हवा पैदा कर सकती है एंड दैट कैन कॉज अ प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, सेकंड मंथ में फिर दालों की बात आ रही, चीज की बात आ रही है। आपको पता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि कैल्शियम इस वक्त मेन चीज है, और खातून को कैल्शियम और विटामिन डी में इस वक्त भरे हुए होना चाहिए, क्योंकि उनकी हड्डियों से और उनकी तमाम जगहों से कैल्शियम बच्चा ले रहा है। तो अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट हो खातून, तो उसके लिए फिर दही का इस्तेमाल, चीज़ का इस्तेमाल, और इसके अलावा सामन कह रही हूँ, सॉरी, वो जो होते हैं क्या, सिंघाड़े, सिंघाड़े वगैरह आजकल हैं, आप सिंघाड़े खाएं। इसके अलावा फूल मखाने होते हैं, आप उनको हल्का सा देसी घी में रोस्ट कर लें फ्लैक्स सीड के साथ, और वो आप उसको पॉपकॉर्न्स की तरह खा सकते हैं। हमने रमजान ट्रांसमिशन में सहरी नशरियात में आपने बना के दिखाई थी, मुझे याद है, याद आ गया। तो वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका ज़हन है। और इसके अलावा बीफ इज़ गुड, लेकिन इसकी थोड़ी क्वांटिटी लेनी है, क्योंकि मीट्स हमेशा, पोल्ट्री हमेशा एसिडिक होती है, तो हमने ऐसी चीज़ें नहीं लेनी जो कि एसिडिक या तेजाबियत पैदा करें। उसके अलावा योगर्ट का इस्तेमाल, घर में दही जमाएं, उसके अंदर आपको पता है कि प्रोबायोटिक्स होते हैं। थर्ड मंथ में ज़्यादा फ्रूट्स की तरफ चले। ठीक है, फ्रूट्स में आपने खाना है जनाब, अमरूद ले लें, शकरकंदी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा मशरूम्स का, इसके अलावा मटन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और एग्स। बिल्कुल सही। टिप ऑफ द डे यही है कि जब प्रेगनेंसी हो जाए तो और आपको बहुत उल्टी आ रही हो, तो आप जिंजर वाटर लें। एक कावा बनता है, उसके अंदर आप जिंजर डालें यानी कि अदरक और थोड़ी सी आप उसके अंदर इमली डालें और उसको पका लें और उसको सिप करें। द आइडिया इज टू सिप एवरीथिंग, जूस को भी सिप, कोई चीज ओवरलोड नहीं करनी। ओके, ठीक है, एंड देन इट विल स्टे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता एक एक सिप करके लें, ताकि उसका असर भी रह सके और तबीयत खराब ना करे। क्योंकि सुंदर जो जिंजर है ना, वो डायलेट करता है हर चीज को, आगे से स्पैज़म को खत्म करता है। बिल्कुल ठीक है, तो वो इसलिए वो अंदर जाके इन्फ्लेमेशन को। ट्रू, बिल्कुल सही। इसी के साथ डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा का शुक्रिया अदा करते हुए, लेकिन मुझे कुछ सुनना है। अच्छा, वो थैंक यू तो कर लेने दे। अच्छा जी, यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब आप फरमाइश खान साहब से खुद करें जी। चलें जी खान मैं एक फोक आपको सुनाना चाह रहा हूं। जी जी, इंशाल्लाह मैं एक फोक सुनाता हूं आपको। प्लीज। ठीक है।
जी ख़वातीन और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। और प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ खान साहब मौजूद हैं, उस्ताद फरहान रईस साहब। और ब्रेक पर जाने से पहले क्या उम्दा परफॉर्मेंस खान साहब, एक क्लैप जो हमने ऑफ एयर भी बजाई लेकिन एक दफ़ा फिर ऑन एयर पर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। ख़वातीन और ब्रेक के बाद जिन मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, तारुफ करवाने से पहले ये ज़रूर बताते हुए ख़वातीन और बड़ी खुशकिस्मती होती है किसी भी इंसान के लिए, जिस तरह खास साहब से भी हम बात कर रहे थे कि इनफरादी सतह पे आप अपना एक नाम बनाएं, मकाम बनाएं, जबकि आपकी बड़े जो हैं आबाओ अजदाद जो हैं, और ख़ास तौर पे बिलखसूस अगर आपके वालिद का एक नाम हो और मकाम हो। तो ये मेरी जो मेहमान शख्सियत है, जब मैं बात करती हूँ डॉक्टर मोहम्मद खावर जमील साहब की, तो इनके वालिद साहब डॉक्टर जमील जालवी साहब अदबी दुनिया का एक बहुत जाना हुआ माना हुआ नाम, एक ऐसे शायर, एक ऐसे राइटर कि जिनका इनफरादी सतह पे एक ऐसा मकाम है कि जो आज भी हम उनको याद करते हैं तो वो इज़्ज़त और एहतराम हम सब की आंखों में नज़र आता है, झलकता है। उनकी परछाई मैं कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इनफरादी सतह पे अपनी जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी ऐसी कि इंश्योरेंस के जो मामला है ख़वातीनो ज़ात आप सबको मालूम है, और मुझे इस बात को कहने में कोई कबाहत महसूस नहीं होती। मुझे ये कह लेने दीजिए कि जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो हमारा दिल जो है ना थोड़ा सा धक धक ज़्यादा करता है कि हम इंश्योरेंस के कहाँ चक्करों में पड़ेंगे, पता नहीं जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंश्योरेंस वाले पैसे देंगे कि नहीं। लेकिन जब डॉक्टर मोहम्मद खावर जमील साहब की बात करते हैं तो वालिद साहब के नाम को आगे लेकर बढ़ते हुए और अपनी इनफरादी सतह पे एक नाम और मकाम बनाते हुए ही इज़ राइट नाउ वफाकी मोहतसिब बराए इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस के मामलात को हुकूमती सतह पे जिस उम्दगी के साथ ये निभा रहे हैं, आज इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर। अब जो मैंने कहा और मेरी इस्लाह ऑन एयर ही कीजिएगा, इंश्योरेंस का जो लफ्ज़ है ना ये थोड़ा सा हमें खटकता है कि कहाँ पैसे मिलेंगे, रहने दो इस चक्कर में ना पड़ो। लेकिन जिस उम्दगी के साथ इन द गवर्नमेंट सेक्टर यू आर आप अटैच जिस तरह है सर, थोड़ा सा इस इदारे के बारे में बताते हुए। इंश्योरेंस एक्चुअली लोग अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी फैमिली के लिए उमन की जाती है कि खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आए तो बच्चों को, फैमिली को मसाइल या परेशानी ना हो। उसमें फिर दो किस्म की एक्चुअली इंश्योरेंस होती है, एक लाइफ इंश्योरेंस है, एक जनरल इंश्योरेंस है। लाइफ में तो ये होता है कि आप किसी के ज़िंदगी का बीमा जिसको हम कहते हैं, और जनरल इंश्योरेंस में तमाम इंडस्ट्रीज़ जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, कंटेनर्स, फैक्ट्रीज़, वो कार का इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में आती है। तो जनरल इंश्योरेंस जो है उसी का एक पार्ट है, और मेन लाइफ है जिसके अंदर जो कंप्लेंट्स जो होती है 80% जो आती हैं वो लाइफ से पर्टेन कर रही होती हैं। अच्छा, ओके, लाइफ से कर रही है। सर नाउ आप वफाकी मोहतसिब हैं बराए इंश्योरेंस, सर ये जिम्मेदारी और फिर किस तरीके से आप अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह काम एक्टिवली कर रहे हैं, जब से आपने चार्ज संभाला है क्या क्या कुछ पॉजिटिव चेंजेस इस इदारे में देखने को मिले हैं, महकमे में? इसमें एक मैं शुरू एक छोटी सी बात से अर्ज़ करता हूँ कि जब मैं आया था, लोगों को जो अपने प्रीमियम देते थे उनको मॉनेटरी रिलीफ मिलता है जिसको आप कह लें, वो 410 मिलियन था। एक तो पहले बताओ, इस सेक्टर के अंदर 378 बिलियन का वो हर साल प्रीमियम आता है इंश्योरेंस कंपनी, 378 बिलियन। ठीक है। उसके अगेंस्ट वो जो उनको, जिन बेचारों को कोई प्रॉब्लम्स आती थी पॉलिसी होल्डर्स को, तो 410 बिलियन का उनको रिलीफ दिया गया। मैंने इसके लॉ को स्टडी की, फिर मैंने कहा नहीं, हमारा काम मुकदमेबाजी करना नहीं है। उससे क्या होगा, अब पार्टी एक को जिसके हक़ में फ़ैसला हो रहा है, जिसके ख़िलाफ़ हो रहा है, कोई ना कोई एक अपील में जाएगा, केस डिले होता चला जाएगा उस बेचारे को। तो उसको ओवरकम करने के लिए मैंने उसके एक्ट को पढ़ा, लॉ को देखा। तो हमारा जो बेसिक लॉ के जो आप नुक्ता है, एसेंस है, वो ये है कि हम पॉलिसी यानी एमिकेबल सेटलमेंट के ऊपर जाते हैं कि बाहमी ताउन, वो मेन उसका वो है। उससे आप एमिकेबल सेटलमेंट के ऊपर जाइए, मीडिएशन के ऊपर जाइए। ठीक है, बजाय इसके कि लड़ाई झगड़ा करके बात को डिले करें। क्योंकि सर हमारे यहाँ ये भी ओके सर, कॉमन कंप्लेंट्स क्या सुनने को मिली? वो
आपको बता रहा था उसी का, असल में आई एम सॉरी बोलने में प्रॉब्लम है। आई नो, मैं थोड़ा सा ये भी बताती चलूँ, आपको मालूम है मौसम ऐसा है, स्मॉग है, मैं तो खुद सर से थोड़ी सी लेके दवाई, बिकॉज ऑब्वियसली गला खराब होता है, ऑब्वियसली कॉफिंग वगैरह भी होती है। नो इशू, आप बताइए प्लीज़ अपने एट। तो वो आपके देखिए उसके बाद जो एमिकेबल सेटलमेंट एक बहुत बड़ा आपने चेंज लेकर आए हैं कि पॉलिसी डिसीजन था कि आप नहीं जी आपस में वो ना करें। उस पर मेरे जो एडवाइजर्स पूरे पाकिस्तान ऑल ओवर उनको जिम्मेदारी बढ़ती थी, आप आपस में इनको तय कराएं मामला को, मीडिएशन के ऊपर जाइए, सेटलमेंट कराएं। तो पहले साल में उसका जो रिजल्ट आया, लोगों को मकसद ये था लोगों को रिलीफ पहुंचाना। ठीक है 410 मिलियन के अगेंस्ट 2.13 बिलियन 2.13 अरब रुपए का, कहाँ 410 मिलियन मिल रहा था, एकदम से जम किया अरबों में, लोगों को एक साल के अंदर रिलीफ दिलाया। फिर ये नेक्स्ट ईयर 413 से बढ़ के 2.13 से बढ़ के 2.27 आया, फिर 5.3, मतलब अरबों में चला, अरबों में हर साल रिलीफ हो रहा है। ओके माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही। सर अगेन वही कॉमन कंप्लेंट्स की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन सी कॉमन कंप्लेंट्स रिगार्डिंग इंश्योरेंस आपको लोगों से जानने को? उसमें एक सबसे बड़े इसमें प्रॉब्लम आ रही है जिसको हम शॉर्ट बैंक का कहते हैं, बैंक एश्योरेंस जिसको कहा जाता है वो ये है, ऑलमोस्ट हर बैंक की किसी ना किसी इंश्योरेंस कंपनी से एफिलेटेड होती है या सिस्टर कंसर्न है। हर बैंक की मैं नाम तो नहीं लूँगा, कोई ना कोई एक इंश्योरेंस कंपनी। ट्रू। अब वो होता है देखिए आपका मेरा सबका अकाउंट किसी ना किसी बैंक में होता है। ट्रू। तो ब्रांच मैनेजर को हम यूँ ट्रस्ट करते हैं कि उसको हमारी पूरी फाइनेंशियल हेल्थ का पता होता है, स्टेटमेंट देख रहे होते हैं। तो ये इंश्योरेंस जो स्विच किया कन्वेंशनल उससे, और ये बैंक का जिसको कहा गया, उसमें मिस सेलिंग हो गई। वो मिस सेलिंग किस तरह हुई, ब्रांच मैनेजर को कोई भी ABC बैंक है टारगेट दे दिया कि आपने इस महीने या इस क्वार्टर के अंदर आपने 10 करोड़ रुपए का 100 मिलियन का बैंक इंश्योरेंस करके देनी है। बिल्कुल ठीक है। अब वो मिस सेलिंग गलत बयानी से जी आप लें 3 साल में ये दुगना हो जाएगा। हाँ, पास ऐसा ही है। तो ये सब झूठ के ऊपर ऐसा नहीं होता। ऐसा ही मुझे तो खुद कॉल्स आ चुकी हैं। सर आपके साथ कभी कोई मेरे साथ जब मैं यहाँ नहीं आया, यहाँ आने से पहले। अच्छा सर क्या था प्लीज बताइएगा। बस यही था, मुझे वो ब्रांच मैनेजर खातून थी, मैं उस किसी इदारे को हेड कर रहा था या फेडरल सेक्रेटरी था इस्लामाबाद में, तो उन्होंने कहा कि ये आप ले लें, बहुत अच्छा होता है, जल्दी में। अच्छा ठीक है, पेपर्स भेजे, साइन करके दे दिए, कुछ नहीं, वो खैर पैसे 3 साल बाद या 5 साल बाद दुगने हो जाएंगे आपके। तो वो दुगने तो क्या होने थे, खैर उसके बाद फिर बाद में उसको करके वो जो होना तो हो गया। लेकिन ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तो मैं बैंक के ऊपर बहुत आती मैंने काम शुरू किया, स्टेट बैंक को डायरेक्शन दी, SECP को जो इनकी रेगुलेटरी बॉडी उनको, क्योंकि हम तो फैसले कर रहे हैं कि कैसे कोर्ट हम उसको चला रहे हैं। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आपको पता होगा जब उसे आप साइन लेते हैं तो वो इतना बारीक लिखा होता है, पढ़ नहीं सकते। बिल्कुल आई एग्री, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो ये कुछ पॉइंट्स रहते, उसको फिर फॉन्ट का साइज़ बढ़वाया, मैंडेटरी नोटिफाई कराया इस साइज़ का होगा जो। फिर मेरी जो लीगल टीम थी मैंने कहा जो 3 पेज 2 पेज के ऊपर ये है टर्म्स एंड कंडीशंस, इसमें से 10 पॉइंट्स निकालें, जब फॉन्ट का साइज़ बड़ा हो जिसमें साइन लेते हैं वो अहमियत नहीं है, वो 10 पॉइंट्स के ऊपर उसमें बताया गया ये है जो इम्पोर्टेंट है कि ख़त्म पॉलिसी आप लेने। फिर उर्दू ट्रांसलेशन सबका करा, अब इंग्लिश में नहीं होगा, उर्दू में भी है वो। एक्सीलेंट, ये बड़ा कमाल, ये बहुत सारी ये वो प्लगिंग की है जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से आ रहा था कि कहाँ ये होल्स हैं और प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर अब ये इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं मुख्तलिफ बैंक्स में, ऑब्वियसली कुछ अच्छी भी होंगी कुछ नहीं भी होंगी, जो भी वी वोंट कॉमेंट ऑन दैट, लेकिन आम व्यूअर की आगाही के लिए, अवेयरनेस के लिए आप क्या पैगाम इस हवाले से देना चाहेंगे? एक तो ये कि आप पॉलिसी लेने से पहले ज़रूर पढ़ लें। फिर इसमें देखें ना, जो मैं प्लगिंग कर रहा था ना कहाँ वो तो मैंने इतना रोक लिया, अब इनको इंटरेस्ट ख़त्म होता चला जा रहा है बैंक्स वालों का इंश्योरेंस के मामलात में। फिर एक तो इन्होंने ये किया, दूसरा ये कि आपने पॉलिसी किसी ने ले ली किसी भी वजह से, तो फ़ौरन जैसे आपके अकाउंट से पैसा लेके ट्रांसफ़र नहीं करेंगे बैंक वाले इंश्योरेंस कंपनी को, बल्कि CBC कहते हैं कॉल बैक कंफर्मेशन। फ़ोन आएगा हेड ऑफिस से बैंक, आपने पॉलिसी लिए, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए इसका प्रीमियम है, देना है आपको, फिर आप एग्री करते हैं इसको। अगर आप फ़ोन के ऊपर भी कहते हैं हाँ जी मैंने ली और मैं एग्री कर रहा हूँ, जो रिकॉर्डिंग रख रहे हैं कि हमारे पास केस आता है तो रिकॉर्डिंग सुननी पड़ती है। ओके ठीक है,
बिल्कुल सही। कि ये वो है जहाँ जहाँ हो सकता है बंद बांधता चला जा रहा था। ठीक, बिल्कुल सही। उसके बाद वो जब उन्होंने कहा जी मुझे लेनी है पॉलिसी, ले ली, तो उसके बाद फिर वो ट्रांसफ़र किया, लेकिन 3 महीने के तक वो इंश्योरेंस कंपनी अपने पास रखेगी और अगर किसी वक्त भी उस आदमी का ज़हन बदला तो वो फिर वापस रिवर्ट हो सकता है अकाउंट पे पूरा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। सब ऑब्वियसली हम ये देखते हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए, और इस प्रोग्राम और इस सेगमेंट के ज़रिए बिलखसूस बहुत से लोगों को फ़ायदा भी हो रहा होगा। हमने डूज़ एंड डोंट्स की तो बात की, लेकिन शिकायत भी बहुत सारे लोगों की होती होंगी। हाउ कैन दे कॉन्टैक्ट यू, ये बताइए प्लीज़। मैं मुख्तलिफ तरीक़े हम डोर स्टेप तक लेके गए, 4 सूबों में हर जगह रीजनल ऑफिसेज़ हैं, फिर हमारा नंबर है UN नंबर, उस पर कर लें, व्हाट्सएप के ज़रिए आ जाए और ट्विटर के ज़रिए आ जाए। मुख्तलिफ हमने जितने मॉडर्न आजकल के तरीक़ेकार हैं सब हमने अपनाया हुआ है। सोशल मीडिया के जितने सब उसके ज़रिए कर सकते हैं। सिंपल एक सादे, इसमें कोई वकील करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, एक प्लेन पेपर पे लिख, शनाख्ती कार्ड लगा दें, कह दें कि जी मेरा मसला है, यहाँ से पॉलिसी ली थी और अब मैं नहीं करना चाहता, तो उसकी बुनियाद पर हम उनको नोटिस दे के बुलवाते हैं और ये 60 दिन में उनका केस फाइनल करना है, विदिन 60 डेज। अच्छा, दैट इज अमेजिंग। ये नहीं है कि 2 साल या 3 महीने लगे, 60 डेज में ख़त्म करना है। बिल्कुल। और आप इस साल का मैं आपको रिजल्ट बताऊँ, देखें आज हम दिसंबर की बैठे 15 तारीख में तकरीबन 98% मेरे केसेस डिसाइड है। 31 तक मैं आ जाऊँ 100% कवर कर। एक्सेलेंट है। और सर आपके फैसले पे अपील भी नहीं की जा सकती? दैट्स द हतमी। 2 चीज़ नहीं, अपील के 2 हैं। अच्छा, ओके। वो एक वो मेरे पास रिवीजन के लिए आ सकते हैं कि जी आप इसको देख लें दोबारा, जो डिसीजन दिया कंपनी या कोई भी आदमी, नंबर 1। नंबर 2, अगर उससे एग्री नहीं करते तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, सिर्फ सदर मुमलिकत के पास वो रिव्यू के लिए जाएंगे। ओके। कोई कहीं और नहीं जा सकता, कहीं और नहीं जाएगा। और ये जो सबसे जो मुझे उम्दा बात अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि 60 दिन में, यानी डिले नहीं होना मामला। नहीं होता ये तो सर दुआएं समेटने का एक मौका है। ये तो बड़ा सर बहुत सारी, बिफोर वी वाइंड अप मुझे टाइम भी बता दीजिएगा ताकि मैं 1-2 सवाल। सर मैं ज़रूर आपसे ये बात करते हुए, ऑब्वियसली आप जो काम कर रहे हैं इसमें तो बड़ा नेकी का काम है, कितने लोगों का आप यानी देखें कि मसाइल का हल आपने निकाल दिया। लेकिन सर बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होंगी जो आपको इंस्पायर पर्सनली भी करती होंगी। कोई ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी जो आपको आज याद हो कि आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? नहीं, बहुत सा होता है, योर हार्ट। जो लोग नहीं, मैं एक्चुअली होता ये है कि मैं कोशिश ये करता हूँ किसी को ऑफिस आना ही ना पड़े, वो नौबत ही ना आए, उनको वहीं घर पे डोर स्टेप्स के ऊपर रिलीफ मिल जाए। बाज़ ऐसी ख़वातीन हैं बेचारे, उनके हस्बैंड का पैसे पूरे आए पेंशन के, वो सारे वो उसको वही मिस सेलिंग। बैंक असल प्रॉब्लम हमारे पास बैंक एश्योरेंस है, बैंकर ने तबाह किया जो गलत, वो सिर्फ अपने टारगेट्स पूरे टारगेट्स, मैंने कहा जी रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स करते हैं, इनकम टैक्स करेगा, आपका टारगेट्स क्या, मतलब आप मिस सेलिंग करके बेचते हैं। और उस ब्रांच मैनेजर को इतना प्रेशराइज किया जाता है, उसकी प्रमोशन रुके। अब इसमें देखिए ना, मैं ये काम मेरा था प्लगिंग करना रेगुलेटरी बॉडी, मैं लिखता था कि उसके ऊपर कि ये करे, इसको नोटिफाई करे, रुके, प्रोसेस लंबा है, लेकिन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो गलत बयानी से सिर्फ बेचना उनका काम। अब एक बैंक है, सब बैंक जो उनके ब्रांच मैनेजर थे, मुख्तलिफ प्रमोशन के नंबर थे। फर्ज के तौर पर क्रेडिट कार्ड आपने बेचा, आपको 5 नंबर, एक मिसाल दे रहा हूँ। किसी ने कार लोन को किया, उसको 2 नंबर, बैंक एश्योरेंस किया, उसको 10 नंबर, ये इस तरह दिए हुए थे। ओवरऑल पूरे साल देखते थे किसके कितने नंबर हैं, उस पर प्रमोशन करते। अब वो ये यहाँ मिस, तो मैंने कहा इंश्योरेंस से आप ताल्लुक़ नहीं है, ये आप मिस सेलिंग हो रही है, इसमें नंबर तो आप हटा। कुछ बैंकों ने ख़त्म कर दिया, एक आध बैंक है जो 10 से कम करके 4 नंबर पे लाए, ताकि वो ब्रांच मैनेजर्स खुदा का शुक्र अदा करते हैं, वो रियली उनको पर इतना, क्योंकि इससे 40% स्ट्रेट अवे, अब तो बहुत कम हो गया वो जो उनका, आप क्या कह लें कि मतलब कमीशन होगा, नहीं कमीशन का लफ्ज़ कह लें या जो भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जिसको कहते हैं, वो 40% के करीब। पहले साल ब्रांच मैनेजर ने कोई पॉलिसी बेची 1 लाख की, 40,000 वो पूरा ऊपर तक मैनेजमेंट तक, ऑफिशियली ये नहीं कोई खुदा न खासा, वो सब ये करोड़ों में। अब 78 बिलियन का आप निकाल लीजिए कितना जाएगा प्रीमियम हर 78 बिलियन। मैं तो जीरोज ही लिख के मेरे ख्याल में कैलकुलेटर ख़त्म हो जाएगा तो उस पर तो जीरोज का, बट दैट इज़ अमेजिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर बिफोर वी वाइंड आप कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? नहीं, यही है कि उस साइन करने से पहले ज़रूर देख लें और इंशाल्लाह
अच्छी चीज़ है, क्योंकि जाहिर बात है इंश्योरेंस की अवेयरनेस होनी चाहिए। वो पूरे पाकिस्तान में इंश्योरेंस बुरी बात नहीं है, नहीं अच्छी, देखिए इस्लाम के अंदर भी कॉन्सेप्ट उसके लिए फिर तकाफुल आया है जो इस्लामिक इंश्योरेंस है। वो आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब काफ़िले जाते थे मक्के मदीना और दूसरे इराक़ की तरफ और तिजारत के लिए, तो उसमें ये होता था उनके अंदर अगर खुदा न खास्ता किसी से कोई नुकसान हो गया कुछ, जो दूसरे लोग थे एक पूल करते थे, पूल मनी, उसमें आने के बाद उसका वो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट वहाँ से आया है। बिल्कुल सही। तो यानी कि लोगों को ज़रूर अगर इंश्योरेंस करानी है लेकिन डूज एंड डोंट समझ के, ताकि फिर बाद में अल्लाह ना करे प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर हो तो देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट सोशल मीडिया के। बिल्कुल डायरेक्ट आ जाएं, ख़त लिख दें, फ़ोन कर लें, हर चीज़ अवेलेबल। अमेजिंग, कॉल पे भी अगर तो ये तो मतलब और इसलिए मैंने कई ऑफिस खोले जानी थे, कोयटा में नहीं था, रीजनल ऑफिस वहाँ बनाया, मुल्तान के अंदर रीजनल ऑफिस किया, हैदराबाद हर सूबे में सर हर चारों सूबों में और सक्कर में, मतलब हर जगह जहाँ जहाँ मुझे आ रही है, जाहिर बात है वो देखते हुए कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और हर सूबे में भी सिर्फ ये नहीं कि हर सूबे के कैपिटल के अंदर यानी लाहौर या कराची और नहीं मुख्तलिफ शहरों में, पंजाब में जहाँ जहाँ था, जैसे मुल्तान के अंदर है, लाहौर में है, ठीक है, फैसलाबाद हमारा नेक्स्ट टारगेट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। थैंक यू सो मच। मैं आपको स्टैंडिंग ओवेशन, क्योंकि एक तो आपका गला ख़राब, आपने खास तौर पे अपना कीमती वक्त निकाला, वैसे वो दवाई मेरे लिए भी बहुत अच्छी साबित हुई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू जी। और ख़ास तौर पे सर का शुक्रिया अदा करते हुए, खास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर सितार ऐसा उम्दा बजाते हैं कि इनके सहर में गिरफ्तार हो जाते हैं और फिर उससे निकलना मुश्किल होता है, तो फिर आप फरमाइश कर लें तो फिर वहाँ से आगाज़ खास साहब करेंगे। नहीं, माशाल्लाह, जो भी जी खास साहब। ज़रूर, मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ प्लीज़। किताबों में फूल रखना। बिल्कुल बिल्कुल, वाह।
ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव ट्रांसमिशन पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। आपने ये नहीं समझना कि हम ब्रेक में स्टैचू हो जाते हैं, ब्रेक में हमारी इतनी बातें हो जाती हैं नॉन स्टॉप। लेकिन हमारे जो गेस्ट्स हैं उनका भी हमने तारुफ आपको कराना है। आपको मालूम है कि सैटरडे वाले दिन फॉर्मेट ऐसा होता है कि सेगमेंट्स का एहतमाम किया हुआ होता है और मुख्तलिफ मेहमानों से आपकी मुलाकात कराई जाती है। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ उस्ताद फरहान रईस साहब मौजूद हैं और खास साहब से मैंने कहा तो उन्होंने कहा बस अब एक और आइटम, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। खास साहब एक पे तो डन है ना हम? जी जी बिल्कुल नहीं बट थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। आपके बहुत सारे फैंस के मैसेजेस भी आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका भी और मोहसिन जाफर साहब का भी बुलाने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी ख़वातीन और हज़रात, मुझे मैं इतनी आई फील सो हैप्पी और मेरी एनर्जी कुछ और होती है जब मैंने हमेशा ये बात कही और मेरा दिल करता है मैं हर वक्त कहती रहूँ कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं जब इंडिविजुअली कुछ ना कुछ करते हैं और पाकिस्तान का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशन करते हैं तो आई फील सो प्राउड एंड आई टेक सो मच प्राइड इन दैट। और स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो बच्चे बच्चियां दोनों ही, ये बड़ी उम्दा बात है कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरे सामने जो दो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, सामने जो मौजूद है मोहम्मद इरफान सईद, ये करंटली इस वक्त जो है पाकिस्तान नंबर 1 बैडमिंटन चैम्पियन है और करंट नेशनल चैम्पियन है सिंगल और डबल्स के। उसके बाद तो किसी और तारुफ की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इरफान सईद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। आपको और तारुफ करवाऊं कि ना करवाऊं? थैंक यू सो मच। नहीं, मैं थोड़ा सा और भी एक दो लाइन जरूर बताते हुए, मोहम्मद इरफान सईद पाकिस्तान के जो है नाम रोशन करते हुए बैडमिंटन की दुनिया में ही इज कम्पीटेड एट द 2014 यानी 2014, 2018 और 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स में। उसके अलावा बैनुल-अक़वामी सतह एशियन गेम्स भी, ये सही किया बच्चे ने मुझे, बिल्कुल सही, एशियन गेम्स में भी और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी और बहुत सारी नुमाइंदगी करते हुए। लेकिन इनकी अचीवमेंट्स पे आइए एक नजर डालते हैं। जी ख़वातीन और हज़रात, मेरी अगली मेहमान शख्सियत बैडमिंटन की दुनिया का एक ऐसा जाना हुआ माना हुआ नाम, एक बेटी होने की हैसियत से, एक बहन होने की हैसियत से इनफरादी सतह पे जब बच्चियां हमारी अपना नाम बनाती हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं बैनुल-अक़वामी सतह पे, तो ये भी बहुत फ़ख्र की बात है। करंटली पाकिस्तान नंबर 1 चैम्पियन है बैडमिंटन की दुनिया की ग़ज़ाला सिद्दीक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ग़ज़ाला कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की नुमाइंदगी मुख्तलिफ मकामात में, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में बैनुल-अक़वामी सतह पे कर चुकी हैं, राइट? जी बिल्कुल कर चुकी हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स खेल चुकी हैं, एशियन गेम्स 2 टाइम खेल चुकी हैं, 2018 में भी, अभी 2023 में भी। एक्सीलेंट। और आप दोनों ने इकट्ठे भी खेला हुआ है। जी जी, उस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ग़ज़ाला की अचीवमेंट्स पे एक नजर डालते हुए। जी ख़वातीन और हज़रात, बैडमिंटन की दुनिया के 2 चैम्पियंस हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर बताते हुए मोहम्मद इरफान सईद और ग़ज़ाला सिद्दीक। इरफान, आपसे स्टार्ट करते हुए, बैडमिंटन को एक आम तासुर रहा है बड़ा आसान सा स्पोर्ट्स है, उसमें इतनी क्या ही मेहनत होगी, क्या ही एग्जर्शन होगी, ये मैंने बात सही की है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब जो लोग आउटडोर खेलते हैं उन्हें यही लगता है कि शुरू से सुनते हैं कि एक लड़कियों की गेम है। बिल्कुल सही। और तासुर ये हमेशा रहा है कि आसान है, बहुत इजी है। ट्रू। लेकिन जब आप इसमें मेहनत करते हैं, मेरे तो ख्याल से कि ये सबसे मुश्किल गेम है। आप अगर गूगल पे सर्च करें तो दुनिया की जो फास्टेस्ट गेम है वो बैडमिंटन है। बिल्कुल सही, नंबर 1 पे है अभी। ठीक है। तो आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बैडमिंटन में तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके साथ आपको रनिंग करनी पड़ती है, आपको जिम करनी पड़ती है, फिर आपको डिफरेंट अपने मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए स्विमिंग करनी पड़ती है।
तो आपको कोचेस रखने पड़ते हैं उसके लिए, तो इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे बहुत मुश्किल स्पोर्ट्स है। बिल्कुल गज़ाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो बैडमिंटन बच्चे बच्चियाँ या स्पोर्ट्स पर्सन्स खेलते हैं 24-25 साल की एज तक फिर रिटायर भी हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं ऐसा कुछ अच्छा, नहीं है। ठीक है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो वैसे पहले तो नहीं होता था, लेकिन अभी बहुत यंग, अभी अंडर 12 भी शुरू हो रहा है। ठीक है, वो छोटी ऐसे कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है, और ये मैं पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बहुत हमारे बच्चे जो हैं वो अपने ज़्यादा मेहनत करते हैं। पहले आज से देखा जाए 8-10 साल पहले तो ऐसे अंडर 12, अंडर 14 इस तरह के इवेंट्स नहीं होते थे, लेकिन अब होते हैं, और जैसे अंडर 19 क्रॉस करते हैं वो सीनियर्स में आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो सीनियर्स इवेंट खेलते हैं, जैसे पाकिस्तान रैंकिंग होती है, पाकिस्तान नेशनल होती है, नेशनल साल में एक बार होती है, तो उनमें फिर वो बच्चे परफॉर्म करते हैं। और काफ़ी जो हमारी फील्ड में काफ़ी एजेड जो हैं वो मतलब 2 बच्चों की माएँ जो अभी तक खेल रही हैं। अच्छा, वाओ, माशाल्लाह। जी, वो अपने आप को फिट रखती हैं ना, फिटनेस के लिए आ सके अपने आप को इस तरह कर रही हैं, फिटनेस कर रही हैं, तो वो साथ साथ गेम अपनी चला रही हैं। लेकिन इंटरनेशनली मैंने सुना है, आई कुड बी रॉन्ग एज वेल, ऑब्वियसली आप ही फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएंगे। अच्छा, मुझे ये ज़रूर बताते हुए प्रोफेशनली इसकी जो ट्रेनिंग है बैडमिंटन की कितने अरसे से चल रही है, और फिर अगर आपके ना भी टूर्नामेंट्स हो तो आउट ऑफ प्रैक्टिस तो नहीं आप हो सकते? हाँ जी, अभी बैडमिंटन की मुझे तो मैं अंडर 16 में मेरा पहला टूर लगा, वियतनाम हम लोग गए थे। ठीक है। अंडर 16 में, फिर उसके बाद अंडर 19 मलेशिया, वहाँ से भी हम लोग 4-4 महीने का कैंप वहाँ पे रहा ट्रेनिंग का। फिर वहाँ से आके भी आपको थ्रू आउट एक कोच के साथ लगे रहना है। आपका इवेंट अगर है या नहीं है, अगर पाकिस्तान में इस वक्त 3 रैंकिंग टूर्नामेंट होते हैं साल में, एक नेशनल चैंपियनशिप, उसके अलावा आप दुनिया में कहीं भी टूर्नामेंट खेलने जा सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली। ओके। लेकिन वो आप अपने ओन पे जाते हैं, यानी वो पे क्लब्स वगैरह भी होते होंगे? सादा ज़बान वो आप पूरी कंट्री से आते हैं, पूरी दुनिया से, कि मतलब पूरी दुनिया से आते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज से प्लेयर। ठीक, बिल्कुल। आप उनके साथ compete करके फिर अपनी रैंकिंग बेहतर करते हैं वर्ल्ड लेवल पे। फिर रैंकिंग बेहतर होती है तो फिर आप जैसे ओलंपिक्स है इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, यानी ये प्रोसीजर इतना आसान नहीं है? नहीं, इसके लिए ओलंपिक्स के लिए तो आपको, अगर आपने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना और अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको पर ईयर 12 से 15 तो टूर्नामेंट खेलने पड़ेंगे इंटरनेशनली। ठीक है। फिर उसके लिए वो सारा फंड्स वगैरह और हर चीज़ वो अरेंजमेंट वो करना। बिल्कुल सी। पाकिस्तान बैडमिंटन में कहाँ स्टैंड करता है इंटरनेशनली? पोटेंशियल तो बहुत है यंगस्टर्स में। बिल्कुल है, लेकिन अभी उस लेवल पे स्टैंड नहीं करता। जैसे कि अभी देखें हमारे पाकिस्तान से बहुत छोटे कंट्रीज़ हैं जो बहुत आगे चले गए हैं, वो इसलिए कि उन्हें इंटरनेशनल टूर्स बहुत प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी बहुत सपोर्ट करती है, उनको टूर्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। पाकिस्तान में यहाँ पे आके थोड़ा सा कह लो कि नीचे आ जाते हैं, बाकी कंट्री अवेयरनेस नहीं है कि उन्हें, क्योंकि हमें अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जब तक हम अपने से बेहतरों के साथ नहीं खेलेंगे तब तक हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल सही। तो अगर हम अपने जैसों के साथ खेलते रहेंगे तो फिर हम वहीं की होके रह जाएंगे। बिल्कुल से। आप इंटरनेशनली पे कैसे कम्पीट करेंगे? आपको अच्छा खेलने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए अपने से बेहतर के साथ खेलना पड़ेगा। ट्रू, आई एग्री। अच्छा जी, आप दोनों ने भी तो इकट्ठे प्ले किया हुआ है, वो थोड़ा सा ये तो बताइएगा किन किन टूर्नामेंट्स में खेला? लड़ाइयाँ तो नहीं हुई कोई ज़्यादा? अभी भी लड़ाई चल रही थी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले? नहीं, हम लोग मिक्स्ड डबल खेलते हैं बाहर जाकर। ठीक है। पाकिस्तान में तो हम लोग खेले थे 2018 में। ओके। तो वो उसके हम मिक्स्ड डबल के भी नेशनल चैंपियन। अच्छा, अब जरूरी नहीं 2018 में आप दोनों ने पहली बार मुलाकात की और आपने खेलना था बैडमिंटन कोर्ट पे ऑब्वियसली, तो एक जहनी हम आहंगी भी तो 2 प्लेयर्स की आपस में होती है ना, वो किस तरीके से डेवलप हुई? हम लोग अभी 2018 में इंडोनेशिया के एशियन गेम्स, ठीक है, फिर अभी हम लोग खेले हैं 2022 में इंग्लैंड में भी, चाइना में भी। तो हम लोग इतना मिक्स्ड डबल्स खेलते नहीं है। पाकिस्तान में कोई इतना मिक्स्ड डबल को बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, ज़्यादा मैन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स या डबल्स वगैरह में है, लेकिन हम लोगों को इंटरनेशनली जाके खेलना पड़ता है। ठीक है। और हम लोग उनके साथ खेलते हैं कि जो प्रॉपर मिक्स्ड डबल के पेयर हैं। ठीक है। तो ये ठीक मेयार पे उतरी आप, और ये आपके मेयार पे उतरे एज अ प्लेयर के? नहीं, मिक्स्ड डबल्स में नहीं, मिक्स्ड डबल में नहीं, हमारी आपस में, क्योंकि हम लोग खेलते नहीं है ना, क्योंकि जिनके साथ हमारे मैचेस हैं वो तो एक प्रॉपर पेयर है मिक्स्ड डबल का। यानी वो तो चला आ रहा है पेयर, वो सिंगल्स नहीं खेलते, वो अपने, उनका सिर्फ मिक्स्ड डबल का इवेंट होता है और वो उसी पे ट्रेनिंग करते हैं। ओके, यानी वो सिंगल्स नहीं खेलेंगे, लेकिन हम लोगों के सिंगल्स भी डबल्स भी खेलनी है। हम लोग सिंगल्स भी खेल रहे हैं, वहाँ डबल्स भी खेल रहे हैं, वहाँ मिक्स्ड डबल्स भी खेल रहे हैं। डबल एफर्ट, डबल दी एफर्ट। और जिनके साथ हमारे मैचेस हैं, एक तो वो हमारे से बेहतर है, उनकी रैंकिंग कोई वर्ल्ड नंबर, अभी मैं जिसके साथ चाइना में खेल के आया हूँ वो वर्ल्ड नंबर 2 था। ओके, आपको उसमें क्या फ़र्क लगा? उसकी टेक्निक में, स्ट्रैटेजी में? उन लोगों की ट्रेनिंग, उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमसे बहुत डिफरेंट है। कि मतलब अभी उसके 1 साल के 15 से 20 टूर हैं। ठीक है। पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में कौन है जो नंबर 1 पे है रैंकिंग में बैडमिंटन में? अभी तो वो डेनमार्क का प्लेयर है, लेकिन वो अभी डेनमार्क यूरोपियन आ जाते हैं, लेकिन ज्यादा जो गेम है वो एशिया में खेली जाती है, जैसे चाइना है, कोरिया, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, इनके प्लेयर्स टॉप 10 में है। आप तो लंबे ऊंचे हो गए उनके सामने तो।
नहीं, इससे फर्क पड़ता है कि नहीं? डर भी तो होता होगा। पड़ता है, लेकिन जो जिसकी थोड़ी देख के भी तो डर जाए बंदा, तो वैसे भी जो है उनका ना एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज़्यादा, मैचेस खेल खेल के। ओके, बिल्कुल सही। इनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोई लड़ाई तो नहीं हुई, कोई बहस हो गई हो? आई मीन दैट्स हेल्दी आर्गुमेंट। होता है वैसे तो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अगर सारी बात है, अगर ड्यूरिंग गेम कोई पॉइंट मिस हो जाता है, जो लेने वाला होता है, क्रिएट किया होता है, वो मुझसे मिस हो जाता है, वो उनको कहो ना भाई, मुझे तो पता नहीं क्या हुआ है, लग रहा है उन्हीं को सुना रहे हो, लेकिन देख मेरी तरफ रही है। कासा वैसा ही चल रहा था। अच्छा जी, क्या किया इन्होंने? वो गुस्सा होता है कि ये तो पॉइंट हमारा था, हमने इतनी मुश्किल से क्रिएट किया, तो तुमने क्यों नहीं लिया? तो वो थोड़ा सा हो जाता है कि सारा गुस्सा फिर वो लड़की पे निकलता है। मैच में खुद से भी गलतियां होती हैं, लेकिन वो ज्यादा प्रेशर लड़की पे डाला जाता है मिक्स डबल में। ये क्या कह रही हैं? तो वो सही कह रही है कि वहाँ पे जो सही कह रही है, वहाँ पे जो हम इंटरनेशनली जाते हैं, जो उनकी लड़कियों की मिक्स डबल्स है, क्योंकि वो उसकी मिक्स डबल की ही ट्रेनिंग करती हैं। ठीक है, वो लड़का और लड़की आपस में। लेकिन चले एटलीस्ट आप दोनों ने एक दूसरे के साथ एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ खेला। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ऑब्वियसली नाउ दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ चैलेंज एंड रिस्पांसिबिलिटी। नंबर 1 आप हैं ऑब्वियसली, इसको मेंटेन करके रखना। एक होता है सक्सेस हासिल करना, लेकिन सक्सेस को बरकरार रखना ये भी एक चैलेंज होता है। मैं 2015 से 2019 तक नंबर 1 था, तो मैं नेशनल चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहा था, तो मुझे इंजरी हो गई। ठीक है, राइट नी में, उसका मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ा। वो मैंने 1 साल लगा के वो रिकवर किया। तो फिर जब दोबारा 1 साल में अगली नेशनल चैंपियनशिप का फिर फाइनल खेल रहा, इंजरी रिकवर करके, फिर मेरी दूसरी टांग की इंजरी हो गई। ओके, फिर मैंने वो रिकवर की, तो अब उसके बाद ट्रेनिंग, मतलब मैंने गिव अप नहीं किया। Excellent. तो ट्रेनिंग करता रहा। तो अभी 2023 में मैं दोबारा नेशनल चैंपियन भी हुआ और अभी नंबर 1 भी हो गया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। इसी वजह से कि आप बस लगे रहें, ट्रेनिंग करते रहें। बिल्कुल सही। खासा कुछ कहना चाहेंगे हमारी जो नौजवान नस्ल है, जिस तरीके से उम्दगी के साथ? पाकिस्तान के लिए एजाज़ हैं ये लोग, इससे बड़ी बात क्या है। और बैडमिंटन जो है मेरा बड़ा फेवरेट। अच्छा, आपका फेवरेट? बहुत फेवरेट है। ओके, आपने भी बचपन में? मजे की बात है, मैंने नहीं देखा इनको। अच्छा, ये तो फिर गलत किया ना, ये तो देखना नहीं। आज देख लिया ना, बस सही। तो अब जरूर देखेंगे, आगे भी देखेंगे। बिल्कुल सही। और खास साहब, लेकिन बैडमिंटन के अलावा भी और किसी स्पोर्ट्स का शौक आपको रहा? जी, स्नूकर रहा है, स्विमिंग रहा है। एक्सीलेंट। बस ये चीजें रही हैं। बिल्कुल सही। और इससे आगे बढ़ के नहीं गया हूँ मैं। बिल्कुल सही। नहीं, बट ये भी, और हम ब्रेक में भी खास साहब ये डिस्कस कर रहे थे कि बच्चे की शख्सियत को मुकम्मल करने में पढ़ाई तो होती है ज़रूरी, ये नहीं कि पढ़ाई को नज़रअंदाज कर दें, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसमें स्पोर्ट्स की भी बात करें, आप दोनों से बात करूंगी, हम म्यूज़िक की बात करते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें, ये भी तो बच्चियों को सिखाना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है ये तालीम। एक्चुअली मेरा, अगर मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि ये स्कूल में कंपल्सरी होना चाहिए ये सब्जेक्ट। ट्रू। जब ये वहाँ से शुरुआत होगी तो फिर जगह जगह फैलेगा, शऊर हासिल होगा। और वैसे भी माशाल्लाह हमारा प्राउड है। बिल्कुल सही। मैं खास साहब को भी बता रही थी, मैं जब व्हेन आई वाज इन लाहौर ग्रामर स्कूल, तो आंटी एमी, मैं क्लास 6 में थी, तो हमारा पेरेंट्स डे हमेशा हुआ करता था। आंटी एमी जो हैं, शी इज़ अ बिग नेम ऑब्वियसली, वो परफॉर्म किया करती थी और हम लोग जो है उनको फॉलो करते थे। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी उनसे वैसे मुलाकात हो, गो कि फिर उस तरह नहीं हो सकी मुलाकात, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी होता है। आज भी वो चीज़ें जो उन्होंने सिखाई अपनी क्लास में, एरोबिक्स की आप बात कर लें, स्पोर्ट्स की बात कर लें, वो चीज़ें हेल्प आउट करती हैं। अब अगर मैं अपनी बेटी को देखती हूँ, अनुषा को, तो मैंने हमेशा उसको इनकरेज किया, अभी उसने परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए साइन अप किया। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। मेरे वालिद साहब हमेशा कहते हैं कि जो पढ़ाई का जो कॉन्फिडेंस होता है वो कुछ और होता है, लेकिन जो एक स्पोर्ट्समैन का या स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का, या जो बच्चियाँ एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्सेल करते हैं, जिसमें डिबेट्स भी आ जाती हैं, पब्लिक स्पीकिंग, वो कॉन्फिडेंस जो है ना, दैट गोज अ लॉन्ग वे। क्या कहोगे आप दोनों इस बारे में? हाँ, बिल्कुल ऐसे कॉन्फिडेंस इससे बहुत जो है ना, वो आपका बूस्टअप होता है। स्पोर्ट्स में तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, अगर आप मैच भी खेल रहे हैं और अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, आपने जितनी मर्जी ट्रेनिंग की हुई है, आप जितने मर्जी फिट हैं, तो वो आप मैच नहीं जीत सकते। बिल्कुल। तो कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है और वो स्पोर्ट्स से आपको बहुत बूस्ट मिलता है। बिल्कुल। और फिर जो एक आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है, वो जिंदगी के हर मामले में सब्र करना, ठहराव के साथ कूल एंड काम फैसले करना, जल्दबाजी में काम ना लेना, ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों पे हमें सब्र करना पड़ता है। तो वो स्पोर्ट्स में हमें बहुत सारा ये चीज़ें मिलती हैं कि हमें देख के सब्र करना है ये चीज़, और बहुत सारा किसी की बातों का गुस्सा बहुत आ जाता है, उस चीज़ को हमने कभी तोड़ा रैकेट बैडमिंटन का या नहीं? हाँ जी, मैंने एक बार तोड़ा है। कब तोड़ा बताओ? मैं ट्रेनिंग में तस्वीर खींची कि नहीं इसकी?
मैंने ट्रेनिंग में तोड़ा था। ट्रेनिंग में मैच खेल रही थी, वैसे ट्रेनिंग में मैच खेल रही थी, तो वो मेरे से जो पॉइंट मेरा क्रिएशन किया हुआ पॉइंट था तो वो मुझसे नहीं लगा, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। वो पहली और आखिरी दफ़ा था मैंने रैकेट मारा ज़मीन पे, वो टूट गया बिल्कुल से अपने कोर्ट में। फिर उसके बाद किसने आपको समझाया कि ऐसा नहीं करना? कोच ने समझाया और बाकी भी जो प्लेयर्स बैठे थे वो बस एकदम से गुस्सा, ऐसा करना तो नहीं चाहती थी लेकिन वो हो गया, लेकिन उसके बाद फिर जब भी गुस्सा आता है लेकिन उसको कंट्रोल करती हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। एंड दैट हैज हेल्प्ड यू आउट, आपको इसने मदद की है और सेल्फ कंट्रोल? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी ये स्पोर्ट्स बहुत कुछ सिखाती हैं हमें। बिल्कुल। आपके साथ कभी ऐसा हुआ गुस्सा आया? लड़कों को तो ज्यादा बल्कि कहते हैं, लड़कियां तो फिर रैकेट तो 2-3 दफ़ा तोड़ा, फिर कोच ने मना किया। मतलब जब बता रहे 2-3 दफ़ा जब जूनियर थे, मतलब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और कभी कभी आपसे नहीं ट्रेनिंग होती, आप जो पॉइंट्स खेलना चाह रहे होते हैं, जैसी आप गेम खेलना चाह रहे होते हैं वो आपसे नहीं हो रही होती, जबकि आप प्रैक्टिस में भी होते हैं और टूर्नामेंट करीब होता है, तो उस वजह से। लेकिन वो तब था जब जूनियर थे, अभी तो इतना है कि कंट्रोल कर लेते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये ज़रूर आपसे बात करते हुए बिफोर वी वाइंड अप एज वेल, ऑब्वियसली पढ़ाई भी साथ साथ चल रही होगी, पढ़ाई को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह आप टूर्नामेंट्स करते हैं तो डिस्टर्ब होती है आपकी डिग्री और पढ़ाई? इसमें यह है कि मैं पहले, हम लोग जब स्कूल में थे तो स्कूल की तरफ से भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते थे, फिर मैं जीसी में गया, उसको रिप्रेजेंट किया, फिर यूसीपी में चले गए उनकी, क्योंकि यूसीपी में इंटर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो पाकिस्तान में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके आपस में टूर्नामेंट्स होते हैं, तो वो फिर हम यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूनिवर्सिटी जो है वो हमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है। फिर मैंने बीकॉम किया, मैंने एमकॉम किया। एक्सीलेंट, ये सारा आपने पढ़ाई मुकम्मल की? जी, यूसीपी से ही। वेरी गुड। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली मुझे 1-2 साल हुए हैं, मैंने एमएससी स्पोर्ट्स साइंसेज की है यूसीपी से। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, और पढ़ाई और स्पोर्ट्स और तमाम चीज़ों को साथ लेकर चलना, इस तरह आप मुकम्मल। हमारा वापडा हमें बहुत सपोर्ट करता है, मैं अभी हम लोग वापडा को रिप्रेजेंट करते हैं, गजाला भी और मैं भी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी गजाला, आप अपनी पढ़ाई के बारे में बताइएगा। मैंने भी इसी तरह स्टार्ट किया है, स्पोर्ट्स स्पेस में एडमिशन लिया था। मैं एक्चुअली मल्टी गेम्स करती थी, मैं हैंडबॉल की इंटरनेशनल प्लेयर भी हूँ। जी, मैंने सबसे पहले पाकिस्तान को रिप्रेजेंट हैंडबॉल में किया था अंडर 19 में, नेपाल में। एक्सीलेंट। और फिर हैंडबॉल भी खेलती थी, वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर हूँ, बास्केटबॉल की नेशनल प्लेयर हूँ। वेरी गुड। नेटबॉल तो मैं भी बहुत अच्छा वैसे खेलती हूँ, मैं अपने जैसा किसी को समझती नहीं हूँ, और सेकंड शूटर रही हूँ मैं। अच्छा, मैं सेंटर। अच्छा, सेंटर। हाँ, मैं सेकंड शूटर। मैं पकड़ में नहीं आती थी, बॉल मेरे पास आ जाए भाई, मैं आपको सच बता रही हूँ, आप लोग हंस रहे हैं, सारे हंस रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, बट स्टिल ये कॉन्फिडेंस होता है ना, पर आपको स्पोर्ट्स की वजह से मिलता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद फिर अंडर 19 बैडमिंटन खेली हूँ, अंडर 19 चैंपियन भी रही हूँ। फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से हायर एजुकेशन कमीशन जो ऑर्गेनाइज करवाता है इवेंट इंटरवर्सिटी का, वो भी खेलती हूँ। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलती थी, इसलिए यूनिवर्सिटी में ही साथ साथ गेम को, लेकिन उतना नहीं दे सकते जितना अब हम फोकस कर रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, 2 सेशन लगा रहे हैं। लेकिन जब यूनिवर्सिटी जाते तब एक ही सेशन बस 2 घंटे के लिए खेल रहे थे। बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अब तो यूनिवर्सिटीज़ में भी स्पोर्ट्स कोटा यानी सीट सब आ चुकी हुई है, बच्चे बच्चियां तो अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो अभी यूसीपी में जो है वो कितने ऐसे प्लेयर्स हैं, क्योंकि यूसीपी में वो ऐसे जो स्पोर्ट्समैन है उनको डिफरेंट करवाते हैं दूसरों से। अगर किसी ने एमएससी स्पोर्ट्स साइंसेज करनी है तो उसकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं, पूरा साल डिफरेंट पेपर्स होते हैं उनको, तो उनको कोशिश करते हैं कि उनको काफ़ी ना वो रिलैक्स किया जाए ताकि वो उसको पास कर सके और अपनी गेम भी कंटिन्यू कर सके, ट्रेनिंग कर सके। फोकस यानी जो है डी फोकस ना हो, प्रॉपर तरीके से प्रेशर भी बच्चों पे ना हो। बिल्कुल सही। खास साहब, आपसे भी जरूर ये मैं सवाल करते हुए बिफोर वी वाइंड अप और आपका शुक्रिया अदा करें, और वो जो वादे के मुताबिक एक लास्ट आइटम, इतना पूरी दुनिया में परफॉर्म किया है, कौन सा ऐसा यादगार परफॉर्मेंस आज भी आपको याद हो? जी, परफॉर्मेंसेस तो बहुत हुई हैं, जैसे आपके वालिद साहब की जो 18 कैनेडी सेंटर में मैंने किया है, जो एक तो हम पहले पाकिस्तानी थे जो कैनेडी सेंटर में हम लोगों ने किया, फिर यूएनओ में किया, फिर इंडियन पार्लियामेंट में किया। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। आपके वालिद साहब की तो 18 घंटे की एक गो में परफॉर्मेंस आज नॉन स्टॉप रिकॉर्ड है उनका, तसलसल के साथ। हाँ जी। आपकी कितने दौरानिया की मैक्सिमम रही? मेरी तो ज़्यादा नहीं, 9 घंटे 10 घंटे, ज़्यादा नहीं। 9 घंटे 10 घंटे? हाँ जी, हाँ जी, एक तसलसल में? हाँ जी, हाँ जी, इतनी प्रैक्टिस तो होती है, नॉर्मली होती है। एक क्लैप हो जाए जी, ये तो ये बड़ा कहना आसान है। 9 घंटे 10 घंटे एक तसलसल के साथ करते रहना, बजाते रहना, साज को महसूस करना, अदा करना, एग्जीक्यूट करना, विदाउट ब्रेक। बिल्कुल कमाल, कमाल जी। खास साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू गो के अधूरी, क्योंकि आपकी वालदा बिल्कीस खानम साहिबा की बात करें, आपके वालिद साहब की उस्ताद रईस खान साहब की बात करें, आपकी अपनी बात करें, तो नशिस्त नामुकम्मल रहती है, लेकिन इस वादे के साथ कि आपने दोबारा वक्त निकालना है। इंशाल्लाह ज़रूर, डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गजाला। म्यूजिक क्यों बंद है भाई? थैंक यू गजाला, थैंक यू सो मच। आपका थैंक यू, आप लोगों ने बुलाया और मतलब हर चीज़ बहुत
शुक्रिया। क्या आप सही है, सही हो गया इंटरव्यू? कोई कमी बेशी, को डांटना हो, को कुछ कहना हो? थैंक यू सो मच। अच्छा जी, शेफ अनम थैंक यू सो मच। प्रेजेंटेशन अनम की दिखा दें जो खाने की है, उम्दा प्रेजेंटेशन है जी, और वेरी गुड, ये मैंने भी देख ली प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में हम सबको याद रखिएगा, अच्छा सोचिए दूसरों के बारे में भी, ताकि आपके साथ भी अच्छा हो और दूसरों की ज़िंदगी में भी पॉजिटिव चेंजेस आएँ। अपना ख्याल रखें, हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले खासा, द स्टेज इज़ ऑल योर्स। थैंक यू।